चलो भाई, तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो आ जाते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ओके, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहां पे एक बात बता दूं आप लोगों को कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सही से लेना, ठीक है। मतलब मैं यहां पर नाम इसलिए सही से लेने के लिए कह रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि नाम से फर्स्ट इंप्रेशन आता है, और फर्स्ट इंप्रेशन ही गलत पड़ा हो गया फिर, है ना। तो सर, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मत कहना इसे। बहुत सारे जन ऐसा कहते हैं, नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा मत कहना। क्यों नहीं कहना सर? नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग चेंज हो जाता है सर। नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन हु कैन नॉट हैव एनी प्रॉफिट, है ना, उनका प्रॉफिट है ही नहीं। अरे भाई, ये वैसे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, इनके प्रॉफिट है, लेकिन इनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का नहीं है। तो क्या इंटेंशन है सर? अरे भाई, चैरिटी करना, धार्मिक काम करना, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वर्क करना, किसी आर्ट या किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स या ऐसे किसी चीज को प्रमोट करना। तो इनका प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं है, इनका इंटेंशन कुछ और है, अच्छा काम करना इनका इंटेंशन है, ठीक है। चलो सर, तो ये हमारे तुम्हारे जैसे लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। सर, कहने का मतलब क्या, हम अच्छा काम नहीं कर रहे? अरे भाई, हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लालची लोग हैं रे, हम पैसों के लिए करते हैं जो भी काम करते हैं ना। यस चलो चलो चलो, तो शुरू करते हैं अभी, है ना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात, आपको जो मेन बातें मुझे ध्यान में रखने हैं वो क्या ध्यान में रखना है? नंबर वन, द पॉइंट इज नो प्रॉफिट मोटिव। मेरा प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रॉफिट कमा नहीं सकता, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं है, ठीक है। दूसरी बात मुझे यह याद रखना है कि यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग होते हैं। बात को समझो, एक बहुत ही गलत नोशन अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, और वो गलत नोशन हो सकता है आप तक भी पहुंचा हो, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। अंडरस्टैंड दिस दैट द पॉइंट इज कि जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अगर एनपीओ की अगर बात करते हैं तो एनपीओ में ऐसा नहीं होता कि जर्नल एंट्री ही नहीं होता, लेजर पोस्टिंग ही नहीं होता, सर कुछ भी नहीं होता। यहां पर सिर्फ रिसिप्ट्स पेमेंट्स बनता है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, एनपीओ की भी प्रॉपर अकाउंटिंग वैसे ही होती है जैसे किसी और की होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इनके ट्रांजैक्शंस थोड़े अलग नेचर के होते हैं, ठीक है। मतलब फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाओगे तो वहां पे जैसे एक दुकान है, तो दुकान में हम लोग सामान खरीद के रख रहे हैं, फिर उसे बेच रहे हैं, ये सब जो नॉर्मल डीलिंग होते हैं, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन ही इतना डिफरेंट होता है कि इनके ट्रांजैक्शंस वैसे नहीं होते, कुछ अलग होते हैं। तो इनके ट्रांजैक्शंस का नेचर बदलता है, ऐसा नहीं कि जर्नल एंट्री ही बदल जाता है, लेजर पोस्टिंग ही बदल जाता है। भाई वो तो वैसे ही रहेगा ना, यहां पे वो अभी वही होंगे, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट, वही रूल अप्लाई होंगे, वैसे ही डेबिट क्रेडिट होंगे। समझे बात को, ठीक है। बस एंड में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा ये भी अक्रूवल बेसिस ही नॉर्मली अडॉप्ट करते हैं। आप लोगों को ये बात याद रखना होगा दैट अक्रूवल इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। नाउ अकाउंटिंग वेदर फॉर प्रॉफिट वेदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन व्हाटएवर, नॉर्मली फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन इज दैट वी आर फॉलोइंग अक्रूवल। तो ये भी अक्रूवल ही अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम करेंगे अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इसके बारे में मेंशन्ड हो, ठीक है। यस तो ये सबसे पहली बात हमें ध्यान में रख गया। अब दूसरा, हो सकता है इसके ऊपर हमें थियरी क्वेश्चन पूछा जाए कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखो, वहां पे पहले फॉर प्रॉफिट उसके बाद नॉट फॉर प्रॉफिट, क्या दिखाई दे रहा है? प्राइमरी गोल फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर क्लियर नाम में ही दिखाई दे रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन इंटेंशन। कोई भी बिजनेस की बात कर लो, एग्जांपल ले लो एप्पल, है ना, कोई भी एग्जांपल ले लो यार, एप्पल ले लो, रिलायंस ले लो, जियो ले लो, कोई भी ले लो, जो लेना है ले लो, ठीक है। ये सबका मेन इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, करेक्ट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है, इनका होता है फुलफिलिंग मिशन एंड सर्विसिंग सर्विंग द पब्लिक गुड, है ना, मतलब लोगों की भलाई के लिए अच्छा काम करना, ठीक है। दैट इज व्हाट इज द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब वहीं पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर बात करूं तो सर हम लोग नॉर्मली देखते हैं ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट एंड एक स्टेटमेंट बनता है जिसे हम लोग कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब यहां एक और अकाउंट बन सकता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बन सकता है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहां पे होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट दिख रहा है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड बैलेंस शीट के जो कंटेंट्स होंगे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे,
ठीक है। और उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये भी कंटेंट्स में हल्के फुल्के थोड़े बहुत चेंज आएंगे, होगा बेसिकली सेम। अब एक आम आदमी इसे इस तरह से देखता है, सर मतलब ट्रेडिंग के जगह रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, प्री पीएनएल की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऐसे ही होगा ना, ऐसा होगा। और हम लोग ऐसा सोचेंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इज रिप्लेसिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, गलत, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एज वेल एज पीएनएल इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय समथिंग कॉल्ड एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स कुछ और है जो अभी थोड़ी देर में हम लोग आते हैं, ठीक है, ओके। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा कि कंटेंट्स में कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, मतलब होंगे वही लायबिलिटीज एंड एसेट्स, लेकिन वो लायबिलिटीज एंड एसेट्स के जो नाम होंगे वो थोड़े बहुत चेंज होंगे। ऑब्वियसली ना, ट्रांजैक्शन ही अगर अलग है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ही अलग अगर अलग है, तो अकाउंट के नाम भी तो अलग होंगे ना भाई, और हेंस कैरी फॉरवर्ड होकर बैलेंस शीट पे भी कुछ और नाम दिखाई देंगे, दैट्स इट। लेकिन बेसिक फंडा सेम है, ठीक है। इसके अलावा फोकस इज ऑन प्रॉफिटेबिलिटी फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो आप क्या देख रहे हो वहां पे, अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप, इंपैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। देखो सर क्या होता है, अगर मैं एनपीओ की बात करूं ना, एनपीओ को एज सच अकाउंटिंग, वो लोग तो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छे काम के लिए अकाउंटिंग की क्या जरूरत है भाई साहब। हमारे देश में अच्छे काम के लिए और ज्यादा अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है ऐसा बोलता है तो सबसे पहले आजू बाजू लोग उस पर विश्वास नहीं करते। समझ रहे हो बात को? अब आप लोगों में ही अगर मैं कह दूं कि आप लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आजू बाजू वाले लोग हंसेंगे सबसे पहले, बोला अच्छा काम, हमको बोल रहा है तू। तो बात को समझने की कोशिश करो यार। ये जो ऐसा कोई मतलब एक छोटा सा एक ऐसा एग्जांपल ले लो, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आया, आके बोल रहा है सर हम लोग ना चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, आप लोग हमको इतना इतना पैसा दो, इससे ना हम लोग देश की भलाई के लिए खर्च करेंगे, हम स्वयं सो कम्युनिटी की भलाई के लिए खर्च करेंगे, हम स्वयं सो पर्पस कुछ अच्छे काम के लिए खर्च करेंगे, तो आप सब लोग मुझे पैसे दे दो। सबसे पहले जो आपके मन में आएगा वो ये है कि आपको होगा आगे वाले बंदे पे शक, करेक्ट? सर पैसा दे तो दूंगा, लेकिन आप उसे सही से यूज करोगे क्या? ये हम सबकी मेंटालिटी है, करेक्ट है कि नहीं? तो जरा समझने की कोशिश करो, एनपीओ पे शक करने वाले लोग बहुत होते हैं, ऊपर से इस पे टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, समझो बात को। एनपीओ को टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं तो सरकार भी शक करता है, बोला भाई तूने ऐसे फ्रॉड के लिए, क्योंकि एक्चुअल में मेरा भारत महान 100 में से 99 बेईमान। एक्चुअल में ऐसा होता है कि एनपीओ के नाम से लोग ट्रस्ट बना तो लेते हैं, मोस्टली ये ट्रस्ट वगैरह के फॉर्म में आता है, तो एनपीओ बना तो लेते हैं, लेकिन सर जिस पर्पस के लिए बनाया था वो पर्पस नहीं होता, वो सिर्फ दिखावा होता है, ठीक है। एक्चुअल इंटेंशन होता है उनका टैक्स बचाने का, ठीक है। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें होते हैं, तो ये शक की वजह से लोगों को अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, ताकि वो लोग ये बता पाए कि भाई हम लोग कुछ जो पर्पस के लिए बना था वही पर्पस के लिए बन रहा है, भाई देख लो भैया, हिसाब देख लो भैया, किडिंग मी? तो उस पर्पस के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद ओनर, सर फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक ओनर होता है, और ओनर के लिए हम एक खास अकाउंट बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कैपिटल अकाउंट, है ना। अब अलग अलग जगह अलग अलग होगा, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में इकलौता एक ही ओनर होता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो एक से ज्यादा ओनर होते हैं, लेकिन हर एक के लिए एक कैपिटल अकाउंट बनता है ना। सर उसी तरह से अगर मैं कंपनी की बात करूं तो यहां पे तो बहुत सारे ओनर हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स, राइट, लेकिन इन सब के लिए भी एक शेयर कैपिटल अकाउंट जरूर बनता है, समझे बात को? तो ये सारे के सारे अकाउंट बेसिकली रिप्रेजेंट अकाउंट ऑफ द ओनर, करेक्ट। एनपीओ में यही मेन बात है कि देयर इज नो ओनर, यहां कोई ओनर नहीं होता, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करो, जैसे मान के चलिए आज हम सब ने मिलके एक ऐसे ही कोई अनाथ आश्रम या एक वृद्धाश्रम शुरू किया, मान लो ऐसा, ठीक है। अब हम सब ने वहां पे कुछ ना कुछ पैसा लगाया, अब जरा सोच के देखिए, क्या हमारा यहां पे ऐसा सोचना होगा कि देख भाई मैंने लगाया, मैंने किया, वो मेरे को वापस देना, जितना भी पैसा लगा मेरे को वापस होना, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, दिस इज चैरिटी, है ना। चैरिटी कर रहे हो मतलब आपने दे दिया, भूल गए भाई, किडिंग मी? वो अलग बात है कि आज के जमाना वैसा नहीं है, आज के जमाने में अगर मैं ऐसा कुछ चैरिटी कर भी रहा हूं तो सबसे पहले एक सेल्फी लूंगा और उसको इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, वो चैरिटी नहीं होता एक्चुअल में, लेकिन ठीक है व्हाटएवर। तो पॉइंट इज कि यहां पर कोई ओनर ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैंने पैसा लगाया तो मुझे वो वापस मिलना चाहिए, है ना। सो देयर इज नो ओनर कॉन्सेप्ट हियर, सब लोग अपने मर्जी से डोनेट कर रहे हैं पैसा, है ना। अब देखो इन्वेस्टमेंट और डोनेशन दोनों में फर्क होता है कि नहीं, है ना। इन्वेस्टमेंट में आदमी एक्सपेक्ट करता है कि ही विल गेट दैट रिटर्न,
है ना, लेकिन डोनेशन में देयर इज नो सच एक्सपेक्टेशन। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो सर यहां कोई ओनर होता ही नहीं है। हाँ जी, लेकिन पैसे तो आते हैं, तो उन सारे, मतलब एक बंदा थोड़ी देता होगा, ऐसे बहुत सारे जन पैसे देते होंगे, तो वो सारे के सारे पैसे एक कॉमन जगह पे जमा किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन फंड, है ना। तो एक अकाउंट डेफिनेटली मेंटेन तो करना पड़ेगा, लेकिन दैट कॉमन फंड डजंट रिप्रेजेंट एनी ओनर, इट इज अ कॉमन फंड, जनरल फंड, है ना। जनरल फंड मतलब सर जिस पर्पस के लिए एनपीओ बना है, ये फंड उस पर्पस के लिए जमा करके रखा हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हुआ सभी को? अब उसके बाद रेवेन्यू सोर्सेस। रेवेन्यू सोर्सेस में होता है मैं भेजता हूं, ठीक है, आई विल जस्ट सेंड यू। मैंने भेजा नहीं शायद से। हाँ जी, तो यहां पे ये लिखा है कि रेवेन्यू सोर्सेज में जनरली स्पीकिंग सबसे कॉमन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है सेल्स, ठीक है। लेकिन वहीं पे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें तो यहां पे डोनेशन मिलता है सर, सरकार की तरफ से ग्रांट मिलता है सर, कई बार कुछ कुछ ऐसे क्लब्स वगैरह बनते हैं फॉर कॉमन पर्पस, तो वहां पे जो मेंबर्स होते हैं उनसे मेंबरशिप फीस लिया जाता है या उनसे सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा ऐसे देखना कि ये लोग बहुत सारे ऐसे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना, म्यूजिकल शोज, डांस शोज, ये शोज, वो शोज, ऐसे वो सारे शोज से दे जनरेट फंड्स, है ना, फंड रेजिंग। समझ रहे हो बात को? तो ये सब चीजें होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सोर्स ऑफ रेवेन्यूज, ठीक है। अब ये सब चीजों पे आपको थियरी क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, लेकिन कहना ऐसे कि ये सब चीजें कॉमन सेंस मन से बना के लिख के आ सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो ये हेडर पॉइंट्स बेसिकली याद रखना आपको, बस उसके बाद की सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में अपने मन से बना के लिखना। हाँ, बस अंग्रेजी संभाल लेना, ठीक है। ऑल द बॉयज अंग्रेजी संभाल लेना भाई, है कि नहीं। चलो ठीक है, ये हुआ, ओके, आगे बढ़ जाए अभी। यस सर। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर फुल्ली मेंटेन्ड इन डिटेल, जैसे जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग, बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही मेंटेन किए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि सर फाइनल अकाउंट्स जो बनते हैं ये थोड़े से अलग बनते हैं। कैसे अलग बनते हैं? यहां पर इंस्टेड ऑफ मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, वो सब की जगह हम लोग यहां पे क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। ये हुआ हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें भी एक एक करके ज़ूम इन करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, सबसे पहले तो एक बार दिमाग से निकाल लेना कि सर ये ट्रेडिंग का रिप्लेसमेंट नहीं है। सर वो ट्रेडिंग का ही दूसरा नाम होता होगा, नहीं है, ठीक है। चलो तो पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। वेरी इजी सर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इज समरी ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स क्या है? देखो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना, ये अभी मत पढ़ो, अभी पहले आप लोग मेरी बात पे ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। सर फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल अकाउंट्स, है ना। सर फाइनल अकाउंट्स जो एंड में बनता है, सर ऐसे शॉर्टकट में याद रखने से नहीं चलेगा, फाइनल अकाउंट्स को समझना पड़ेगा, और उसके लिए आप लोगों को अकाउंटिंग के बेसिक डेफिनेशन में जाना होगा। जरा एक बार रिकलेक्ट करने की कोशिश करो, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? पढ़ा होगा ना कभी। चलिए सोच के देखो। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ऐसे ही कुछ था, याद आ रहा है ना? जरा सोचो। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ नंबर 1 रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मींस जर्नलाइजिंग, यानी बेसिक रिकॉर्ड कि क्या हुआ, ओके। देन क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मतलब स्कैटर्ड डेटा को एक जगह पे ले आना, एक इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस, क्लासिफिकेशन। और उसके बाद क्या बोला? समराइजिंग। सर ऐसे इंफॉर्मेशन तो बहुत होंगे, अब पूरे जनता जनार्दन के पास इतना वक्त थोड़ी ना है कि वो एक एक इंफॉर्मेशन देखते बैठे, इसलिए जब हम पब्लिक में चीजों को ले जाते हैं तो वी बेसिकली टेक द समरी ऑफ द थिंग्स, ठीक है। सो समराइजिंग इज फाइनल अकाउंट्स। सो व्हाट इज फाइनल अकाउंट? सबसे पहले दिमाग में रखना, इट इज समराइजिंग, यानी साल भर में बहुत सारे डिटेल हुए, उन सारे डिटेल्स को कंप्रेस करके, समराइज करके मैं फाइनल अकाउंट्स में प्रेजेंट करता हूं। ये समझा सबको व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स? ठीक है, ओके। अब फाइनल अकाउंट्स बना तो रहा हूं, इसमें बना रहा हूं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में कौन सी चीज का समरी होगा, कंप्रेशन होगा? सर कैश ट्रांजैक्शंस का, है ना। लेकिन सर कैश ट्रांजैक्शंस को तो मैंने कैश बुक में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन कहना ऐसे कि कैश बुक में डिटेल में लिखा हुआ है ना,
वहां पे एक एक रिसिप्ट, एक एक पेमेंट, सबके बारे में लिखा हुआ है हम लोगों ने। कैन आई से सो? है ना? तो सर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में मैं हर एक रिसिप्ट और हर एक पेमेंट को नहीं लिखूंगा, उनका समराइज कर रहा हूं मैं। यानी सर मेरे को जनवरी में इतना मिला, फरवरी में इतना मिला, मार्च में इतना मिला, अप्रैल में इतना मिला, मई में इतना मिला, अरे मुझे साल भर में कितना मिला वो बताओ। सबका टोटल समरी एक साथ आ जाएगा इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। सर मतलब टोटल कैश रिसिप्ट्स एंड टोटल कैश पेमेंट? ओह हेलो, ऐसा भी नहीं बोला। आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन लिखने पड़ेंगे, है ना? नेचर वाइज आपको समराइज करना है। अब वो कैसे किया जाएगा, एक एग्जांपल की मदद से अभी आपको समझाता हूं, ठीक है? दूसरा, दिस इज नॉट प्रॉफिट और लॉस। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं बहुत सारे जन, क्योंकि फंडामेंटल्स अगर क्लियर नहीं रहे तो क्वेश्चन में घुमाना इंस्टीट्यूट को जरूरत नहीं पड़ता। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बना जाता, हम खुद ही घूम जाते हैं अगर फंडामेंटल से क्लियर नहीं है। तो सर समझने की कोशिश कीजिए, ये कैश बुक का समरी है। कैश बुक में हम कभी भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं करते। प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में। कैश बुक इज अबाउट कैश, यू आर जस्ट मेंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ कैश। कैश बुक पे जैसे मुझे बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में पता चलता है कि व्हाट इज द क्लोजिंग कैश बैलेंस, वैसे ही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में भी द बैलेंस विल टेल मी द क्लोजिंग कैश बैलेंस। ठीक है, सोच के बताइए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट विल नहीं, कैन हैव अ डेबिट बैलेंस एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस, ट्रू और फॉल्स? मैंने क्या कहा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैन हैव अ डेबिट बैलेंस एज वेल एज अ क्रेडिट बैलेंस, ट्रू और फॉल्स? सच की झूठ? बताइए। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट can have a debit balance as well as credit balance, true or false? बताइए। ट्रू। सभी लोग ट्रू कह रहे हो? चलो अभी देखते हैं। सर अगर मान के चलिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसे कहेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ट्रू और फॉल्स? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसे कहेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या सरप्लस, ट्रू और फॉल्स? क्वेश्चन सुना, समझा? मैंने कहा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस यानी क्रेडिट ज्यादा है ना, तो फिर सर हम उसे कहेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर यानी सरप्लस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू? पक्का? 100% लॉक कर दिया जाए? ओके, तो कंप्यूटर जी ट्रू ऑप्शन को लॉक किया जाए। टिंग टिंग टिंग, लॉक हो गया। ओके, आप लोग अगर फॉल्स कहते तो आपका जवाब बिल्कुल गलत नहीं होता, ट्रू गलत है। देखो बेटा, मैंने अभी अभी आपको एक ट्रैप के बारे में बताया और वही वाला ट्रैप आप सबके सामने बिछा दिया। बोला कि बेटा ये ट्रैप है, इस ट्रैप में सब फंसते हैं, और मैंने वही ट्रैप आपके सामने बिछा दिया और आप लोगों ने क्या किया? उस ट्रैप में फंस गए। सर क्या ट्रैप था? सर क्या बोल रहे हो सर? ट्रैप था? अरे भाई मैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स की बात कर रहा हूं यार। प्रॉफिट कहां से आ गया? यहां सरप्लस डेफिसिट कहां से आ गया? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज समरी ऑफ कैश बुक, यहां प्रॉफिट या लॉस सवाल ही नहीं उठता, है कि नहीं? दिस टेल्स मी अबाउट द बैलेंस ऑफ कैश या बैलेंस ऑफ बैंक, कैश या बैंक। गेटिंग मी? तो समझो इस बात को, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करता हूं अबाउट कैश, कैश में तो क्रेडिट बैलेंस हो नहीं सकता, कैश विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, राइट? सो अगर कैश स्पेसिफिक बोलूं तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में क्रेडिट बैलेंस तो हो ही नहीं सकता, इट हैज टू हैव ऑलवेज अ डेबिट बैलेंस। हां, लेकिन अगर मैं बैंक की बात करूं, बैंक में ओडी भी होता है सर, है ना? तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में कभी कभार, एक आधी बार हो सकता है कि मुझे क्रेडिट बैलेंस भी दिखे। अगर क्रेडिट बैलेंस दिखा तो दैट रिप्रेजेंट्स बैंक ओवरड्राफ्ट। समझे? ध्यान में रखना भाई इस बात को, ठीक है? यस। चलिए आगे
दिस इज ऑफन कंसिडर्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि नॉर्मली हमें क्वेश्चन में यही दिया रहता है। अब क्वेश्चन में तो वैसे तो बहुत सारी चीजें दिए रहेंगे, जैसे ट्रायल बैलेंस भी दिया रह सकता है देने के लिए, ठीक है, लेकिन अक्सर हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया रहता है, जिसको बेस रखते हुए अलॉन्ग विद सम एडजस्टमेंट्स हम लोग बनाते हैं हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट। ठीक है, ये बात गया सबके दिमाग में? ठीक है सर, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हम लोग को क्यों बताना पड़ता है, क्यों बनाना पड़ता है? ताकि हम लोग लोगों को, जिन्होंने भी पैसा कंट्रीब्यूट किया, उनको सबूत के तौर पे दिखा पाए कि देखो भाई मेरे पास में इतने इतने पैसे आए और वो ये पर्पसेस से खर्च हुआ, ये मुझे उनको बताना है, उसके लिए मैं ये अकाउंट को मेंटेन कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग एक सिंपल सा एग्जांपल सोच के देखो, जैसे मान के चलो ऐसे ही सोसाइटी में आपस कोई तो भी एक कॉमन कुछ तो भी प्रोग्राम हो रहा है, एनी काइंड ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है, तो ये प्रोग्राम जैसे डांडिया खेला जा रहा है, डांडिया के लिए सब लोगों से पैसे कलेक्ट किए गए और वो पूरा ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, अब आप सबको तो शक होगा ही अपने मतलब ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जो भी है उन लोगों पे कि भाई ये लोग सही से खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि नहीं, तो वो सबसे पहले आपको दिखाएंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो देखो भाई हमारे पास कितने कितने पैसे आए, इनके पास से इतना, उनके पास से इतना, ये अलग अलग जनों से इतने इतने पैसे आए, और ये जो पैसे आए वो कौन से जगह पे खर्च किया सर डीजे में इतना खर्च हुआ, ये स्नेक्स में इतना, स्नेक्स बोल रहा हूं सॉरी, स्नैक्स में इतना खर्च हुआ, है ना। तो ये सब वो लोग पहले आपको रिकॉर्ड दिखाएंगे कि कितना आया और कितना गया, ठीक है, और कहां कहां गया। ओके, चलिए ये समझा सबको। अब ये जो मैंने अभी अभी आपको कहा कि दिस इज समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, ये कैसे समझेंगे सर? देखो इसके लिए एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। देखो आपको ये कैश बुक दिखाई दे रहा है, स्टडी करो इस कैश बुक को, देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको। मतलब मैंने पूरा कैश बुक नहीं दिया आपको, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे ऐसा बना के दिया। देखो आपको 3 मार्च को सब्सक्रिप्शन रिसीव दिखाई दे रहा है 1000 रुपए, है ना। उसके अलावा 4 अप्रैल को मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव दिखाई दे रहा है 1500 रुपए, फिर 2 मई को सब्सक्रिप्शन रिसीव दिखाई दे रहा है 2000 रुपए, फिर 4 जून को सब्सक्रिप्शन रिसीव दिखाई दे रहा है 2250। अभी अलग अलग डेट पे मिला है, बट कहने से कि सब अल्टीमेटली सब्सक्रिप्शन ही है कि नहीं, ऐसा है ना। तो सर मैं क्या करूंगा, ये पूरे साल भर का कैश बुक बन जाने के बाद एंड में बनाऊंगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। अब मैंने साल भर का कैश बुक आपको दिया नहीं है, मैंने ऐसे सैंपल बेसिस से आपको देके रखा है समझने के लिए, इतने से काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एंड में जब मैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाऊंगा तो मैं इस कैश बुक में इन सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट का टोटल ले लूंगा। देखो कितना है टोटल, 1000 रुपए प्लस 1500 रुपए, करो टोटल करो, प्लस 2000 रुपए प्लस 2250, कितना हो गया? 6750 है कि नहीं? हाँ जी, तो ये टोटल को इकट्ठा लिख दूंगा इधर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में। क्या लिखा मैंने? 6750 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। क्या समझ में आ रहा है? कैश बुक में डिटेल है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में उसी चीज का समरी है। क्लियर? ठीक है, ओके। अब इसी तरह से देखो वहां पे क्रेडिट साइड में पेमेंट क्या दिख रहा है? सर 4 मार्च को सैलरी दिया, 6 अप्रैल को सैलरी दिया, 7 मई को सैलरी दिया, 5 जून को सैलरी। अरे भाई सैलरी ही दिया ना, तो सर इनका भी टोटल देख लो कितना है, 3000 प्लस 5000 प्लस 6000 प्लस 7000, कितना हो गया? 21,000 है ना। तो ये टोटल को इकट्ठा यहां लिख दूंगा मैं। कुछ समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, अब मेरे ख्याल से सभी लोगों को यह बात अच्छी तरह से जहन में बैठ गया है, क्योंकि विजुअल इफेक्ट्स आर मोर इफेक्टिव देन मियर वर्ड्स व्हाट वी रीड इन द बुक, है ना। ये विजुअल इफेक्ट के साथ आया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कि सर व्हाई रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज कॉल्ड एज समरी ऑफ द कैश बुक। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं, सर जरूरी नहीं कि हर ट्रांजैक्शन ऐसे कॉमन ही दिखेंगे, कुछ कुछ अनकॉमन ट्रांजैक्शन भी दिख सकते हैं। जैसे मान के चलो पूरे साल भर में सिर्फ एक ही बार हम लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर खरीदा सर। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पे 12 जून को कंप्यूटर खरीदा था, उसके लिए हम लोगों ने 20,000 रुपए का पेमेंट किया है, ऐसा दिखाई दे रहा है अपने को कैश बुक में। अब ऐसे कंप्यूटर बार बार नहीं खरीदे, एक ही बार खरीदा, तो इसको लिखूं कि नहीं लिखूं? अब भाई लिखना तो सभी पड़ेगा, जो कॉमन वाले हैं उनको मर्ज करके लिखो, जो अनकॉमन वाले हैं उनको एज इट इज लिखो। तो वो जो कंप्यूटर दिखाई दे रहा है ना 2000 का 20,000 का, सॉरी इतना सस्ता भी नहीं है, तो वो मुझे एज इट इज यहां पे लिखना पड़ जाएगा। क्या समझे? ठीक है, अब द बात दैट यू नीड टू फोकस एट इज कि सर यहां मैं रिसिप्ट्स और पेमेंट्स लिख रहा हूं, पैसे कितने आए, पैसे कितने गए। ठीक है, मैं किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं, जैसे मान लो
मैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बना रहा हूं फॉर, वैसे एनुअल बनता है लेकिन एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मान लो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट मैंने मार्च के लिए बनाया, तो मैं मार्च के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में देखूंगा कि मेरे पास पूरे मार्च महीने में कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, बस और कुछ नहीं। क्या कहा मैंने? कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब जरा समझो बात को, ये पैसे क्यों आए, कहां से आए, किस रीजन से आए? भाड़ में गया, भाड़ में गया सर। रीजन पर्सनल अकाउंट हो, रियल अकाउंट हो, नॉमिनल अकाउंट हो, भाड़ में गया। मेरे को क्या चाहिए? रिसिप्ट्स। समझे बात को? सर ये जो मार्च में पैसे मिले ना, ये एक्चुअली पता है क्या, ये ना जनवरी के थे, वो अभी मिल रहे हैं, या फरवरी के थे वो अभी मिल रहा है, या वो पिछले दिसंबर के थे वो अभी मिल रहा है, या पिछले 50 साल के हैं वो अभी मिल रहा है। भाड़ में गया, मार्च में मिला ना, मैं लिखूंगा। समझे बात को? तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते वक्त I will be taking into consideration all receipts and all payments that were made in the month of March, whether it was for the month of March or not. ठीक है, इसी तरह से मान के चलिए मैंने एक पेमेंट किया है, लेकिन सर वो पेमेंट मार्च का नहीं है सर, वो क्या है, वो अप्रैल महीने में मेरे को पेमेंट करना था, मई महीने में पेमेंट करना था, उसका एडवांस दे दिया सर। हाँ तो मार्च में पेमेंट किया ना। अच्छा मान लो सर जनवरी का पेमेंट जनवरी नहीं हुआ था सर, फरवरी का पेमेंट फरवरी में नहीं हुआ था सर, वो मैंने मार्च में पेमेंट किया है। हाँ तो मार्च में पेमेंट हुआ ना। तो समझो इस बात को, मार्च में अगर मैंने पेमेंट किया तो भले ही वो आगे का कोई तो भी हो या वो पुराना कोई तो भी हो, सर मार्च में पेमेंट हुआ ना, बस मैं लिखूंगा। समझे बात को? तो जिस पीरियड का मैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना रहा हूं, मैं उस पीरियड में जितने भी रिसिप्ट्स है, जितने भी पेमेंट्स है, वो सब लिखूंगा। अब भले ही वो उस पीरियड को बिलोंग करते हो या ना करते हो, आई डोंट केयर, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। गया दिमाग में? क्या कहा मैंने? दूसरी बात, ये रिसिप्ट्स किसी भी कारण से हो, जैसे मान के चलो सर मेरे को ना नॉमिनल अकाउंट, वो सैलरी वगैरह पेमेंट करना था या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना था, अच्छी बात है, उसके लिए पैसे दिए हमने। लेकिन अभी मैंने जैसे कंप्यूटर खरीदा, मैंने मशीन खरीदा, तो उसके लिए भी तो पेमेंट हुआ ना सर। तो नॉमिनल अकाउंट का पेमेंट हो, रियल अकाउंट का पेमेंट हो, या किसी पर्सन को पेमेंट हो, कुछ भी हो, पेमेंट है ना, तो मैं इधर लिखूंगा। समझे बात को? तो ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, डजंट मैटर, मैं सब लिखूंगा। गेटिंग मी? तो ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, वेदर ऑफ कैपिटल नेचर, वेदर ऑफ रेवेन्यू नेचर, मैं यहां पे लिखूंगा। ठीक है, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वेदर बिलोंगिंग टू दिस पीरियड और बिलोंगिंग टू एनी प्रायर पीरियड और बिलोंगिंग टू अ फ्यूचर पीरियड, इफ रिसीव्ड ऑफ पेमेंट इन दिस पीरियड, आई विल राइट इट। कुछ समझे मैंने क्या कहा? सो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स के वक्त में क्या दिमाग में रखना कि मैं यहां पे बना रहा हूं कैश, कैश के बारे में सोचना। पैसे आए तो लिखो, पैसे गए तो लिखो, क्यों आए क्यों गए, भाड़ में गया, इस पीरियड का है अगले पीरियड का है, भाड़ में गया, पर्सनल है बिजनेस का है, भाड़ में गया। वैसे यहां पे कोई पर्सनल चीज होता नहीं है क्योंकि ओनर ही नहीं है। समझे बात को? यस, दिस इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी एक बार डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज एग्जैक्टली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। अब इसी तरह से जल्दी से हम लोग आ जाते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, नाउ व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर? नाउ दिस इज द अकाउंट दैट रिप्लेसेस ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, और जरूरत पड़ी तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल जो भी हम बनाते हैं ना, उन सबका रिप्लेसमेंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलो समझने की कोशिश करते हैं सर। What is income and expenditure? Sir, it is nothing but an income statement या profit or loss statement, है ना? तो it shows the excess of income over expenditure और vice versa, यानी excess of expenditure over income। यहां हम profit और loss word use नहीं करेंगे क्योंकि profit loss for profit organization वो लोग term use करते हैं। हमारा तो प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन ही नहीं है, इसलिए हम लोग यहां पे प्रॉफिट या लॉस ये टर्म बोलने की जगह हम यहां पे क्या कहेंगे? हम कहेंगे सरप्लस या डेफिसिट। यानी सर पैसे आए खर्च करने के लिए, ज्यादा पैसे आ गए सर, बच गए पैसे, सरप्लस, या खर्च ज्यादा हो गया सर, पैसे कम आए, डेफिसिट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस नहीं कहेंगे यहां पे। ठीक है, ओके। दूसरा, ये एक्रूअल बेसिस से बनेगा। एक्रूअल बेसिस से बनेगा का मतलब क्या हुआ? अब यहां पे ध्यान देना सर, मैं जिस पीरियड का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहा हूं अक्रूवल लगाऊंगा, यानी इस पीरियड के जितने भी इनकम है या जितने भी एक्सपेंस है वो मुझे वहां पे लिखने पड़ेंगे।
समझो इस बात को। मैं यहां पे जो अप्लाई करने जा रहा हूं वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर? जैसे मान लो अभी एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, तो इसका मतलब यह है कि मुझे मार्च महीने का प्रॉफिट या लॉस निकालना है। भले ही हम उसको उस नाम से नहीं पुकारेंगे, हम कहेंगे मार्च महीने का सरप्लस या डेफिसिट निकालना है, ठीक है? तो अगर मुझे मार्च महीने का सरप्लस या डेफिसिट निकालना है तो सर कहना है आई नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द इनकम रिलेटिंग टू मार्च एंड ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू मार्च, करेक्ट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इनकम जरूरी हो के है क्या कि पूरी तरह से कलेक्टेड है? नहीं ना, हो सकता है कुछ अमाउंट पेंडिंग है, रिसीवेबल है, कह सकता हूं मैं ऐसा, है ना? तो बात को समझो, वो इनकम मिले हो या ना मिले हो, अगर वो इनकम मार्च महीने को बिलोंग कर रहा है, इस पीरियड को बिलोंग कर रहा है, आई विल टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। सो वेदर कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बोथ विल बी कंसिडर्ड, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं अबाउट एनी पर्टिकुलर एक्सपेंस, तो वेदर दैट एक्सपेंस इज पेड or unpaid, if it belongs to this particular period, I will take that into consideration. कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? ओके, सो सर जरा समझने की कोशिश कीजिए। मार्च महीने में मैंने सैलरी का पेमेंट किया है 10,000 रुपए। क्या कहा मैंने? मार्च महीने में मैंने सैलरी का पेमेंट किया है 10,000 रुपए, लेकिन इस 10,000 में 2,000 ना फरवरी का सैलरी है सर, ठीक है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मार्च महीने में मैंने सैलरी का पेमेंट किया है 10,000 रुपए, लेकिन इस 10,000 में से ना 2,000 रुपए मैंने फरवरी का पेंडिंग था वो पे किया है। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे मार्च महीने के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आना चाहिए, तो बताइए जरा कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? क्वेश्चन समझा ना सबको? बताओ। मार्च महीने के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए पूरे 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 बोल रहा हूं, पूरे। क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? बताओ भाई। अगर क्वेश्चन नहीं समझा तो मुझे बताओ, मैं रिपीट करता हूं। मैं मार्च महीने का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है? मार्च महीने के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैंने आपको कहा कि हम लोगों ने 10,000 रुपए का सैलरी का पेमेंट किया है, लेकिन ये 10,000 रुपए के सैलरी के पेमेंट में से 2,000 रुपए ना फरवरी का बाकी था वो पे किया है सर, है ना? तो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैंने कितना लिखना चाहिए? 10,000 की 8,000? मैंने लिखने चाहिए 8,000, है ना? क्योंकि सर 10,000 पूरा का पूरा मार्च का था ही नहीं। तो जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहा हूं, आई नीड टू कंसिडर हियर कि कितना इस पर्टिकुलर पीरियड को बिलोंग करता है। जितना भी इस पीरियड को बिलोंग करता है वो इनकम और वो एक्सपेंस मुझे यहां पे लिखने होंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पैसे मिले नहीं मिले, पे किए नहीं किए। ओके, गेटिंग दैट इनटू, आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, है ना? अच्छा, एक और बात और एक बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि सर यहां पे मैं अगर प्रॉफिट लॉस निकाल रहा हूं यानी सरप्लस डेफिसिट अगर निकाल रहा हूं, तो सीधी सी बात है यहां पर कौन सी चीजें कंसिडर किए जाएंगे? ओनली एंड ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस। कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस यहां पे कंसिडर बिल्कुल भी नहीं किए जाएंगे। किडिंग मी? किसी भी तरह का कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन यहां पे बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है? जाहिर सी बात है प्रॉफिट लॉस में कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन थोड़ी ना आएंगे, है ना? यस सर। हाँ, लेकिन इतना याद रखना कि कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे डेप्रिसिएशन जरूर आएगा। हाँ, असेट भले नहीं आएगा लेकिन उसका डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है? ओके, चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग यहां पे। एक मिनट, देखो भाई, सिंपल वाले एग्जांपल दे रहा हूं ताकि हम लोग इसमें समझ पाए। जैसे मान के चलो मैं मार्च के महीने में हूं, ठीक है? वैसे हम लोग एनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन मान लो कि मैं मंथली अकाउंटिंग कर रहा हूं, ऐसा फिलहाल के लिए मान लो, मैं क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, ठीक है? तो मार्च महीने का मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं
रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, और उसके अलावा मैं बनाने जा रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर एक एक करके ट्रांजैक्शन बता रहा हूं और आपको ट्रांजैक्शन के बाद दिमाग लगाना है कि मेरे मार्च महीने के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में कितना लिखना चाहिए और मार्च महीने के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लिखना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए, तो मैं आपको ऐसा कह रहा हूं कि हम लोगों ने ना फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, फर्नीचर कॉस्टिंग 15,000 परचेस्ड। ठीक है, पेड 5,000 एंड बैलेंस पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, क्या कहा मैंने? हमने फर्नीचर खरीदा है सर 15,000 रुपए का, लेकिन हम लोगों ने पैसे दिए सिर्फ 5,000 रुपए और बैलेंस अभी भी इंस्टॉलमेंट्स में पेबल है। अब आपको मुझे सोच समझ के बताना है कि मैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में लिखूं कि नहीं लिखूं, अगर लिखूं कितना लिखूं, ये मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखूं कि नहीं लिखूं, अगर लिखूं कितना लिखूं, सोच समझ के मुझे बताना है। ठीक है, मैं और एक ट्रांजैक्शन लिख दे रहा हूं यहां पे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में 5,000 रुपए लिखे जाएंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। सब लोग एग्री करते हो? पहला वाला पॉइंट। सर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में सिर्फ रिसिप्ट्स और पेमेंट्स आता है। टू बी स्पेसिफिक, डेबिट साइड रिप्रेजेंट्स रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स पेमेंट, एग्जैक्टली कैश की तरह। ठीक है, तो सर मैं यहां पे देखूंगा कि कोई पैसा आया क्या, कोई पैसा गया क्या। सर यहां पे तो पैसा गया, तो कितना पैसा गया, बस वही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आएगा। पैसा 15,000 गया क्या? नहीं ना। कितने पैसे गए? 5,000 गए। तो सर पेमेंट साइड में यहां पे लिखा जाएगा 5,000 बस। ठीक है, फॉर द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब उसी तरह से अगर मैं रेंट की बात करता हूं, अच्छा सॉरी एक मिनट, पहले ट्रांजैक्शन में फर्नीचर खरीदा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। सर जी फर्नीचर खरीदा है, असेट खरीदा है, तो असेट खरीदा तो मेरे इनकम और एक्सपेंडिचर में बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि इट इज नॉट एनीथिंग रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ओके। अब इसी तरह से अगर मैं रेंट पेड की बात करता हूं, रेंट कितना पे किया हम लोगों ने? 20,000 रुपए पे किया सर। अच्छा, पे तो किए सर, तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में कितना आएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आएगा? सोच समझ के। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आएंगे 20,000 रुपए एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे 15,000। एग्री ऑल ऑफ यू? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में 20,000 रुपए और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 15,000। एग्री कर रहे हो? चलो देख लेते एक बार। सर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है इज अबाउट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। पैसे आए कि पैसे गए? तो सर यहां पे क्या दिखाई दे रहा है? सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है? रेंट पेड। रेंट पेड कितनी पे के लिए? 20,000 पेड, बरोबर। तो सर यहां पे मेरे को 20,000 रुपए का पेमेंट दिखाना पड़ेगा। देयर इज अ पेमेंट ना, तो पेमेंट तो दिखाना पड़ेगा, है ना। अब दूसरी बात, रेंट इज इट एनी एक्सपेंस और इनकम? इज इट अ नॉमिनल अकाउंट? हाँ जी सर, बिल्कुल, रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, है ना। तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक बहुत ही सिल्ली वाला जो एक गलती होता है, और वो गलती ना कोई जानबूझ के नहीं करता लेकिन हो जाता है। ठीक है, और वो क्यों होता है पता है? क्योंकि नाम में क्या लिखा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ना। तो हमें क्या लगता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो डेबिट में इनकम, क्रेडिट में एक्सपेंस, क्योंकि आई पहले और ई बाद में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। डेबिट साइड रिप्रेजेंट्स एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स इनकम। ये बहुत बड़ा गलती है भैया। हम गलती से पूरा उल्टा लिख के आ जाते हैं, सरप्लस को डेफिसिट और डेफिसिट को सरप्लस बना के आ जाते हैं। तो ये प्लीज ध्यान में रखना। ठीक है, ओके। तो डेबिट साइड रिप्रेजेंट्स एक्सपेंडिचर्स, क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट्स इनकम। तो ये क्या है? रेंट पेड, एक्सपेंडिचर, है ना। तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के वक्त आई एम नॉट राइटिंग अबाउट रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, आई एम राइटिंग अबाउट एक्सपेंस और इनकम, राइट।
सो सर ये रेंट है ना, एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो सर देखिए हम लोगों ने मार्च में 20,000 पे तो किए, लेकिन इसमें से 2,000 जैन का था और 3,000 फेब का था, मतलब वो मार्च का नहीं था। एज सिंपल एज दैट। तो सर वो 20,000 में से ये 5,000 हटाना पड़ेगा, यानी यहां पे मैं रेंट कितना लिखूंगा, 15,000। ये क्लियर हुआ? ठीक है, पक्का? एक लास्ट, एक और देखते हैं अभी। सर सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है मार्च महीने में ₹50,000, ठीक है? दिस इंक्लूड्स 7,000 फॉर फेब, ठीक है, एंड 4,000 फॉर अप्रैल, ठीक है, एंड स्टिल, एक मिनट, आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2,000, ठीक है? क्या कहा मैंने? सब्सक्रिप्शन मिला है मार्च के महीने में 50,000 रुपए, जिसमें इंक्लूडेड है फरवरी के 7,000 रुपए और अप्रैल के 4,000 रुपए। सर अप्रैल के 4,000 मतलब, अरे भाई प्री रिसीव्ड है, आगे का अभी मिल गया है ना। और उसके अलावा मार्च महीने के 2,000 अभी तक मिले नहीं है सर, वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, ठीक है? बताइए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में मैं कितना लिखूंगा और कहां लिखूंगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लिखूंगा और कहां लिखूंगा? $50,000 रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 41,000। ओके, चलो लेट्स सी। सर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इज अबाउट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, तो आपको क्या देखना है? सर पैसे आए क्या, पैसे गए क्या? पैसे आए क्या हमारे पास? हाँ जी सर, कितने आए? सर आए तो पूरे 50,000 है। अब वो भले ही इस पीरियड के हो, पिछले पीरियड के हो, अगले पीरियड का हो, उससे मुझे क्या, पैसे आए ना, 50,000 रिसीव है ना। सो सर यहां पर रिसीप्ट्स में मुझे लिखने होंगे 50,000 का सब्सक्रिप्शन, ठीक है? अब इसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबसे पहली बात, सब्सक्रिप्शन इज माई इनकम, है ना, तो ये मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। क्रेडिट साइड में कितना लिखूंगा सर? क्या मैं 50,000 लिख दूं? नहीं सर, 50,000 में से 7,000 रुपए तो फरवरी के हैं, हटा दो उसे। इसके अलावा 4,000 रुपए तो अप्रैल के हैं, हटा दो उसे, ठीक है? ये दोनों तो हटा दिए, तो फिर कितना बचा? देखो 11,000 हटा दिया सर, बचा 39,000, करेक्ट। लेकिन सर 50,000 जो रिसीव हुए हैं उसमें से अभी तक 2,000 रिसीव नहीं हुए, जो मार्च के ही है, लेकिन रिसीव नहीं हुए सर। तो सर मुझे तो मार्च का इनकम चाहिए ना, भले ही वो मिले हो या ना मिले हो। तो मुझे यहां पे अलग से इस 2,000 को ऐड करना होगा, तब जाके मुझे मिलेगा व्हाट इज माई इनकम, एंड दैट इज 41,000, ठीक है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है? लेकिन बेटा यहां पर ना एक बात का सभी लोग को ध्यान रखना है, ठीक है? व्हाट हैपेंस इज की मतलब मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको कोई दोष नहीं दे रहा हूं, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बात को समझो। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो तरीका हो गया है ना, पढ़ाई का जो तरीका हो गया है, वो मगब बेस्ड बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा। तो इस चक्कर में क्या हुआ, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के भी फॉर्मेट बेस्ड हम लोग पढ़ने लग गए, याद करने लग गए कि ये प्लस करने का, ये माइनस करने का, याद करने लग गए हम लोग, है ना? ये लिखना, ये ऐसे इनर कॉलम में ये लिखना, फिर उसमें ये वाला प्लस करना, फिर ये वाला माइनस करना, ठीक है? अब इस तरीके की वजह से आईसीएआई के लिए बहुत इजी होता है आपको घुमाना, है ना, क्योंकि आईसीएआई ये जानता है कि भाई आप लोग इसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हो, आप याद करके आ रहे हो, तो वो प्लस माइनस साइन को लेकर आपको घुमाते हैं, और वो घुमाते तो हमारे लिए ये बन जाता है, भाई साहब ये तो बहुत ही हार्ड वाला वर्किंग नोट है यार, ठीक है? तो इसका एक सिंपल सा इलाज है, क्या इलाज है? कि इसको मगअप मत करो,
अब प्लस माइनस याद मत करो, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। ये कोई बहुत ही पीएचडी लेवल का बहुत ही भयंकर कुछ तो भी है, ये कर लिया तो मेरे को तो नोबेल प्राइज मिलने वाला है। अरे नहीं है यार, एकदम छोटा सा सिंपल सा चीज है जिसमें बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब वो थोड़ा सा मेहनत को स्किप करते हुए हम लोग इसको इतना भारी बना देते हैं। मत करो, ठीक है, इस मेहनत को स्किप मत करो, थोड़ा सा कोशिश कर लो, थोड़ा सा कष्ट कर लो, फायदा होगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर इसको दिमाग लगाओ। आप क्या कर रहे हो सर, 50,000 मिला तो है, लेकिन मुझे देखना है कि इस महीने का कितना है ना। तो सबसे पहले मैंने यहां पे देखना है कि सर 2000 उस 50 में नहीं है, क्योंकि वो रिसीव्ड है। 2000 इसी महीने का है, लेकिन उसमें रिसीव नहीं है ना, तो वो 2000 मुझे अलग से ऐड करना पड़ेगा। बाकी इसमें 7000 और 4000 इंक्लूडेड है जो इस महीने के नहीं है सर, तो उसको मैंने हटा दिया। किडिंग मी? लॉजिकली उसको याद रखो, ऐसा मत करो कि प्लस माइनस याद कर लो। क्लियर? यस सर। तो ये हुआ हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उम्मीद करता हूं कि अभी सबके दिमाग में गया कि क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ना। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज द समरी ऑफ ऑल नॉमिनल अकाउंट्स। सर फाइनल अकाउंट्स बोल रहा हूं, मतलब फाइनल अकाउंट्स इज बेसिकली समरी, बरोबर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज समरी ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स मेड इन योर लेजर, ठीक है। सर नॉमिनल अकाउंट्स का समरी बोले तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो यहां पे नाम भले अलग हो गए, जैसे सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, लेकिन होंगे तो सही सर यहां पर भी नॉमिनल अकाउंट्स, है ना। अब नॉमिनल अकाउंट्स इज बेसिकली अबाउट एक्सपेंसेस एंड इनकम, करेक्ट। तो अलग अलग नाम से यहां पे एक्सपेंस के अकाउंट बनेंगे और इनकम के अकाउंट बनेंगे, ठीक है। नाउ कैन आई से दैट एक्सपेंसेस टिपिकली हैव अ डेबिट एंड इनकम टिपिकली हैव अ क्रेडिट? ऐसे ही होता है, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, ये सब जो मैंने बना के रखे एक्सपेंस और इनकम, ये क्यों बना के रखा सर? ये बनाया है बेसिकली टू कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट, है ना। तो मैं ईयर एंड में एक खास अकाउंट बना रहा हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये सारे अकाउंट के बैलेंसेस को इधर ट्रांसफर कर दे रहा हूं। देखो एक्सपेंसेस को मैंने ट्रांसफर करके कहां ला लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में। व्हाट यू सी, एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया सर और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को डेबिट किया, यानी बकायदा मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू द रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। कुछ समझे? इसी तरह से अगर ये इनकम अकाउंट दिख रहा है आपको, इनकम में क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो वो क्रेडिट बैलेंस को मुझे ट्रांसफर करके कहां लेके आना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके आना है। तो क्या कैसे लेके आऊंगा, देखो इनकम में तो क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो मैं इनकम रेस्पेक्टिव इनकम के अकाउंट को करूंगा डेबिट और उनको ले आऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में। ऐसे कुछ करूंगा ना। अब ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट होंगे, उन सबको मैं क्लोज कर रहा हूं। What I'm doing is I'm closing them and I'm transferring them to the income and expenditure account. कुछ समझे मैंने क्या कहा? अब इसके अगला स्टेप देखो, as I've done this, इसके बाद क्या हो रहा है, अगर वो इंडिविजुअली एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट देखो ना जो लेजर में बने हुए, ये एक एक करके सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे और सब ट्रांसफर होके कहां गए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? Income and expenditure account is the summary of all the nominal accounts made in your ledger, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे इनकम यहां आ गए, सारे एक्सपेंसेस यहां आ गए। कंपेयर कर पाओगे आप, कंपेयर करके जो बैलेंस आया उसे कहेंगे सरप्लस या डेफिसिट। अगर क्रेडिट ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो कहेंगे सरप्लस, और अगर डेबिट ज्यादा है, खर्चे ज्यादा है तो कहेंगे डेफिसिट, ठीक है। ये अगर लिखना चाहते हो तो इसको लिख लो, मैं बस 5 मिनट के वापस से रिज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। चलो रिकॉर्डेड जो लोग देख रहे हो वो लोगों ने सुना होगा कि 5 मिनट में रिज्यूम कर रहा हूं, तो मैंने पॉज कर दिया था, आप लोग इमीडिएटली रिज्यूम कर रहे हो, है ना। चलो यस सर, यहां तक सबको समझ में आ गया क्या किया हम लोगों ने, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खास जो डिफरेंस है ये उम्मीद करता हूं सब लोगों को समझ में आ गया, है ना। ओके आगे बढ़ते हैं अभी। अब इसके बाद जो आता है वो आता है बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। द बैलेंस शीट इज बैलेंस शीट, वो वैसे ही है ना, बस यहां पे थोड़े से नाम बदल जाएंगे, है ना। तो चलिए, बैलेंस शीट इज बेसिकली व्हाट इट इज अबाउट कैरी फॉरवर्ड्स। बैलेंस शीट इज एक्चुअली अबाउट कैरी फॉरवर्ड्स। बैलेंस शीट इज सिंपली बैलेंसेस का शीट, है ना। तो जो अलग अलग अकाउंट बने हुए हैं उनमें जो भी बैलेंसेस है वो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, है ना। तो बैलेंस का मतलब क्या हुआ सर? सर वो अकाउंट इज नॉट येट कंप्लीट, तो मैं उस अकाउंट को क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड करूंगा सर अगले साल, है ना। तो जो भी अकाउंट इस साल से अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं विथ अ बैलेंस, ये सब लिखे जाएंगे इन द बैलेंस शीट,
एज सिंपल एज दैट, है ना। तो सर बैलेंस शीट वैसे ही है जैसा नॉर्मली होता है, यहां पर भी वही एसेट्स लिखे जाएंगे, वही लाइबिलिटीज लिखे जाएंगे, वही कैश बैंक बैलेंसेस लिखे जाएंगे, वही सब चीजें लिखे जाएंगे। बस इतना याद रखना कि सर यहां जो अकाउंट होता है कैपिटल, वो कैपिटल की जगह होगा कैपिटल फंड, ठीक है। और उसके अलावा भी यहां पे बहुत सारे अलग अलग तरह के फंड्स के अकाउंट बिल्कुल बन सकते हैं, फंड्स, है ना। मतलब क्या हुआ सर, अलग अलग पर्पसेस के लिए मेरे पास पैसे आए हैं जिसको मुझे खर्च करना है फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। लाइक से फॉर एग्जांपल हम एक स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है। स्पोर्ट्स क्लब क्या करता है, हर साल एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है या हर क्वार्टर में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, एज द केस में भी, है ना। तो हमारे पास फंड्स आते रहते हैं सर। अब वो फंड्स को मैंने जमा करके रखा है, क्यों? क्योंकि मैं उसे उस टूर्नामेंट के लिए खर्च करने वाला हूं। हो सकता है ऐसा, या ऐसे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, कोई म्यूजिकल या आर्ट्स रिलेटेड कोई ऐसा हमारा एक क्लब है, तो वहां पर भी हमारे पास फंड्स आ रहे हैं सर। नाउ वी ऑर्गेनाइज एन एनुअल प्रोग्राम, बहुत बड़े लेवल पे होता है वो, तो वो जो भी आ रहा है वो हम लोग वहां पर उसके लिए रखे जा रहे हैं। या मान के चलो हम लोग एनुअली कुछ कॉम्पिटिशंस रखते हैं, स्कॉलरशिप्स रखते हैं, जहां पे प्राइजेस दिए जाते हैं, उसके लिए हमारे पास फंड्स आ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसे अलग अलग तरह के फंड्स के अकाउंट भी यहां पर बन सकते हैं, ठीक है। यूजुअली स्पीकिंग एनपीओ में इन्वेंट्री नहीं के बराबर होता है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं होता है, मैंने कहा नहीं के बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ खरीद के बेच नहीं रहे। हाँ, हालांकि बिल्कुल हो सकता है सर, ऐसे कभी कभार हो सकते हैं कि हमारे पास भी इन्वेंट्री हो। एग्जाम्पल के तौर पे जरा सोच के देखो, जैसे आप क्लब्स वगैरह में आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप लोग कोई क्लब के मेंबर हो तो आपने वहां पे जाके देखा होगा कि यहां पर भी कैसा होता है, फूड आइटम्स वगैरह वो लोग रखते हैं, पैक्ड फूड वगैरह, है ना, या पैक्ड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स रखते हैं, है ना। हाँ जी, तो वहां जाके ऐसे ही बाइंग एंड सेलिंग, मतलब वहां पे हो सकता है ना, मतलब रखा जाए ऐसा। तो ये सब चीजों का स्टॉक वहां पे बिल्कुल रखा जा सकता है, क्वाइट पॉसिबल, है ना। तो सर ये सब चीजें जो रहेंगे वो बैलेंस शीट पे आ जाएंगे बिल्कुल, लेकिन ऐसे थोड़े रेयर होते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन हमें दिखते नहीं है वहां पे, ठीक है। यूजुअली यहां पर डेटर्स अकाउंट नाम का चीज नहीं होता, क्योंकि डेटर नहीं होते ना सर, हम लोग बेच थोड़ी ना रहे किसी को। हाँ, लेकिन सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ये जरूर हो सकता है। वन ऑफ द मेजर एसेट्स इन केस ऑफ एनपीओ कैन बी इन्वेस्टमेंट्स। इनकी पीपीएनई से ज्यादा शायद इन्वेस्टमेंट्स हो। अब सोच के देखो, ऐसे रिलीजियस संस्था है, ठीक है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, ऐसा कोई भी है, ऐसा कुछ भी एक सोच लो, ठीक है। तो सर यहां पे काफी कम्युनिटी लेवल में अच्छे खासे पैसे आते हैं, है कि नहीं। अब वो जो पैसे आए, इतने पैसे खर्च तो होने वाले हैं नहीं, हमें तो जरूरत नहीं है इतने पैसों की, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इन्वेस्ट करके रख देंगे। अब वो इन्वेस्ट जो किया उससे इंटरेस्ट बहुत बढ़िया आता है हमारे पास, तो वो इंटरेस्ट कैन बी वन ऑफ द इनकम। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल इज इनकम एज वेल एज एन एसेट, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे बैलेंस शीट पे मुझे लिखने पड़ेंगे। क्लियर? चलो बड़े आगे अभी। यस, दैट इज बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट को जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूं अगर आपको, तो ये क्या होता है जरा देखो अभी क्या हो रहा है। सर मैंने यहां पे बना लिया पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, नॉमिनल अकाउंट्स को तो मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूं ना, लेकिन सर पर्सनल और रियल अकाउंट्स को बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। कैन आई से सो? तो सर जरा सोच के देखो, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या सर, किसी पर्सन से या तो पैसे रिसीवेबल है या तो किसी पर्सन को पैसे पेएबल है, दो में से कोई एक, है ना। तो ये होंगे तो इन द फॉर्म ऑफ रिसीवेबल पेएबल होगा। क्या करूंगा सर, इन्हें कैरी फॉरवर्ड करूंगा मैंने, गेटिंग मी। इसी तरह से रियल अकाउंट है, कैश बैंक है या कोई भी इन्वेस्टमेंट है, उसमें अभी भी बैलेंस बचा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा सर, इन्हें भी कैरी फॉरवर्ड करूंगा। So these balances are never closed, unlike nominal accounts. Nominal accounts get closed at the end of the year, लेकिन ये अकाउंट्स क्लोज नहीं होते, ये अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। तो देखो सर, यहां पर अगर मैं पर्सनल अकाउंट्स का ऐसी एग्जांपल लूं तो इट कैन बी रिसीवेबल, इट कैन बी पेएबल, एज द केस में भी, और रियल अकाउंट बोले तो एसेट्स क्लियरली, ठीक है। तो सर मैं क्या कर रहा हूं जरा सोच के देखिए, रिसीवेबल है मतलब इसमें होगा डेबिट बैलेंस, पेएबल है मतलब इसमें होगा क्रेडिट बैलेंस। एसेट्स ऑलवेज विल हैव अ डेबिट बैलेंस। मुझे इन सबको क्या करना है सर, कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना है टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में क्या होंगे, द सेम अकाउंट्स विल बी कैरीड फॉरवर्ड एंड विल बी ब्रॉट फॉरवर्ड हियर। तो सर वो बैलेंसेस भी तो लाने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए क्या किया जाता है जरा ध्यान से देखना। जिन अकाउंट्स में डेबिट पड़ा है उन्हें क्रेडिट करूंगा और अगले साल डेबिट में ला लूंगा। देखो कैसे हो रहा है, देखो ध्यान से देखना व्हाट आई एम डूइंग हियर। रिसीवेबल में डेबिट पड़ा हुआ है, वहां मैं कर रहा हूं क्रेडिट, और वहां लिखूंगा बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड।
और उसे वापस ले आऊंगा कहां, उसी अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड, यहां कहूंगा बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। इसलिए आप लोग हमेशा ऑब्जर्व करना कि क्लोजिंग बैलेंसेस आर ऑलवेज रिटन ऑन द ऑपोजिट साइड एंड ओपनिंग बैलेंसेस आर रिटन इन द करेक्ट साइड। ठीक है, अब इसी तरह से देखो वहां पे पेबल, पेबल में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, उसे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। कैसे? बाय क्रेडिट, सॉरी डेबिटिंग इट ऑन दैट ईयर, है ना, वहां लिखूंगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड एंड क्रेडिटिंग इट बैक इन द नेक्स्ट ईयर, लिखूंगा वहां पे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, यहां कैपिटल फंड नामक एक अकाउंट आएगा दैट दो इज नॉट पेएबल टू एनी ओनर बट इट इज डेफिनेटली पेएबल ना, मतलब खर्च तो करना है ना फॉर द कॉमन फंड, ऐसा थोड़ी कि जमा करके रख देंगे हम लोग। जिस पर्पस के लिए हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है उस पर्पस के लिए उसे खर्च तो करना पड़ेगा ना इन फ्यूचर, तो उसके लिए भी यही वाला रूल लगेगा, वो भी क्रेडिट बैलेंस ही कैरी फॉरवर्ड हो गया, अगले साल ब्रॉट फॉरवर्ड होगा। सेम वे अगर मैं एसेट्स की बात कर रहा हूं तो एसेट्स पे भी डेबिट पड़ा हुआ है, उस डेबिट को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए उस साल में करूंगा क्रेडिट और उसे ले आऊंगा अगले साल एसेट साइड में वापस ऑन द डेबिट। कुछ समझे मैंने क्या किया? ठीक है, चलो मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, जल्दी से इसको लिख लो। ओके, चलो अब ये सारे के सारे जो अकाउंट्स हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इनका लिस्ट हम प्रेजेंट करते हैं इन बैलेंस शीट। ठीक है, नाउ कैन आई से देयर विल बी टू सच टाइप्स ऑफ लिस्ट, वन अकाउंट्स हैविंग डेबिट बैलेंसेस, टू अकाउंट्स हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस, ऐसे ही होगा ना। तो सर इन सबको हम लोग कहां लिखेंगे? इन आवर बैलेंस शीट। ठीक है, यस सर। तो एसेट साइड रिप्रेजेंट्स बेसिकली द अकाउंट्स कैरिंग डेबिट बैलेंसेस and liability side represents the accounts having credit balances. ठीक है, that is what is balance sheet. ठीक है, एक बेसिक क्या समझ में आ गया, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी बनता है लेकिन वो हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो उसको इग्नोर कर रहे हैं हम लोग। डन, तो यही हमें बनाना है। अब डिटेल क्या दिया रहेगा सर, डिपेंड करता है, हो सकता है ट्रायल बैलेंस दिया रहे, हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स भी बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है, पॉसिबल है। ठीक है, या जो सबसे कॉमन वैरायटी होता है वो होता है कि हमें वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दे देते हैं, यानी कैश बुक दे दिया ऐसा समझो, और सर कैश बुक पे तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस मिलेंगे, बिल्कुल सही। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का क्या सर, उसके लिए एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे, तो मुझे वो कैश ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, एडजस्टमेंट्स पे दिए हुए जो है इसको स्टडी करते हुए बनाना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। दिस इज द मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, सबसे कॉमन यही है। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि उल्टा करे, वो देखेंगे कि कितना दिमाग चल रहा है, चलो तो वो क्वेश्चन में दे देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड एडजस्टमेंट्स और बोलेंगे कि चल अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बना, मतलब इट विल बी लाइक क्वेश्चन टू आंसर जाने की जगह आंसर टू क्वेश्चन जाओ, उल्टा सोचना होगा अब आपको। तो ये कर पा रहे कि नहीं? अब ये वाले वैरायटी में दिस इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि भाई इधर से इधर आते वक्त जो किया उसका उल्टा करना है मुझे, बस। लेकिन सर वो उल्टा जब भी आता है ना तो हम लोग यू नो ऐवी घूम जाते हैं सर, मतलब घुमाना नहीं पड़ता, हम लोग घूमे हुए ही रहते हैं हम लोग वहां पे ठीक है ना, तो ये एक वैरायटी बहुत कॉमन है। अच्छा ये भी हो सकता है कि एडजस्टमेंट्स की जगह वो लोग बैलेंस शीट ही दे दे, मतलब दे विल गिव अस द इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट और उसकी मदद से बोलेंगे चलो इन दोनों को स्टडी करके बनाओ अभी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो बेटा ये क्या है, आम आदमी को इतना दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन सीए बनने जा रहे हो तो भाई साहब आपसे इतना उम्मीद किया जाएगा
कि भाई अलग अलग तरीके से आपको सोचना आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हो सकता है सर, कभी कभी हमारे पास आधे अधूरे डिटेल रहते हैं, तब क्या करोगे? दिमाग तो तब चलना चाहिए ना आपका, है ना? ऐसा थोड़ी बोलोगे कि यार मेरे सिलेबस से था लेकिन मैंने उसको ऑप्शन में छोड़ दिया था इसलिए मेरे को नहीं आता, ऐसा क्लाइंट को बोलोगे आप? नहीं ना। तो वही चीज आपको दिमाग बना डेवलप करना पड़ेगा, इसलिए ये सब चीजें आपको दिए जाते हैं एग्जाम में। ओके, इतना सबको क्लियर हो गया? चलिए, तो 1 घंटे के अंदर में हम लोगों ने बेसिक एनपीओ क्या होता है और बेसिक रिसिप्ट्स पेमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट क्या होता है ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं टू सम टिपिकल पॉइंट्स जिसमें हमें घुमाने की कोशिश की जाती है। ये अलग अलग फॉर्म में आएंगे हमारे सामने। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एडमिशन फीस, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेगेसीज, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ऑनरेरियम, और सबसे कॉमन इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ये अलग अलग पॉइंट्स को लेके हमें अलग अलग बातें बताए हुए रहते हैं, इनके बारे में जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रेडी ऑल ऑफ यू? चलो, तो शुरू करते हैं विद सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन में अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जो नॉर्मल कॉमन सा फॉर्मेट होता है, वो कॉमन फॉर्मेट के मुताबिक हम लोग पहले यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, विच इज बेसिकली एक टेबल फॉर्म में इसे प्रेजेंट किया जाता है। हालांकि मैं इस फॉर्मेट को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इसको ज्यादातर लोग मगअप कर लेते हैं। ये प्रेजेंटेशन ही कुछ ऐसा है कि इसको याद किया जाता है। ठीक है, मैं एक दूसरा प्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा जिसमें याद करने की जगह शायद आप लोग उसको समझ के खुद ब खुद उसे फ्रेम कर पाओ। और ये बात इसलिए मैं जरूरी समझता हूं क्योंकि सर वो 3 घंटे में ना हमारे दिमाग में वायरस लग जाता है। ठीक है, आप कितनी भी बार पढ़ के जाओ, 100 बार याद करके जाओ, लेकिन फिर भी वो 3 घंटे में आपको याद आएगा क्या, इसका गारंटी नहीं है। ठीक है, 3 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है सर, है ना? हो सकता है मेरे को क्लिक ही नहीं हो रहा, है ना? तो ऐसे सिचुएशन में अगर मेरा दिमाग साथ नहीं दे रहा, भाई याद नहीं आ रहा, देन एटलीस्ट मैं फ्रेम तो कर पाऊं चीजों को। इसलिए मुझे उस कॉन्सेप्ट को समझना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन पहले किताबी भाषा में देखते हैं, क्योंकि सर मुझे जो डिटेल दिए रहेंगे वो कहां कहां आएगा ये मुझे सोचना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर वो क्या कर लेते हैं, वो लोग हमें जो डिटेल देते हैं उसमें कुछ डेटा हिडन रहता है। जैसे जैसे वन ऑफ द वेरी कॉमन थिंग्स दैट इज हिडन इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल फंड। अब कैपिटल फंड में ओपनिंग बैलेंस तो होगा ही, अगर ये एनपीओ कंटिन्यूएशन में है तो वो मिसिंग होता है। तो वो कहां से मिलेगा? उसके लिए मुझे बनाना पड़ता है ओपनिंग बैलेंस शीट। उसके लिए मुझे पिछले साल के एसेट्स, पिछले साल के लायबिलिटीज लिख के ओपनिंग कैपिटल फंड को बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में ढूंढना पड़ता है और उसके बाद आगे बढ़ना पड़ता है। अब अगर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहा हूं और मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बना रहा हूं, तो मुझे पूरा सोचना पड़ेगा कि सर इनमें से कौन सा ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, कौन सा क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, कौन सा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आएगा, कौन सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, है ना? अब ये जो एरिया होता है इसमें स्टूडेंट्स, बच्चे अक्सर शॉर्टकट मारते हैं। स्टूडेंट्स क्या, टीचर भी शॉर्टकट मारते हैं आजकल तो, है ना? YouTube पे एक वीडियो ढूंढने जाओ, आपको 50 वीडियोस के सजेशंस मिल जाएंगे जिसमें अरे इतना कर लेने का काम हो गया, ऐसे बहुत भरे पड़े हैं कि नहीं? और हम लोग भी बड़े वाओ यार कितना मस्त ना, इसने शॉर्टकट करके दे दिया, है ना? तो हम लोग वही शॉर्टकट के चक्कर में चले जाते हैं। इंस्टीट्यूट बोलता है वाह बेटा आजा अब हमको मजे लेने आजा बेटा समझे बात को? तो ये शॉर्टकट वाला जो चीज है, ये शॉर्टकट वाले ट्रैप में अगर फंसोगे तो आगे चल के भी मुश्किल में पड़ोगे। तो इसलिए समझ लो जरा आराम से। ठीक है, चलो फिलहाल पहले मैं आपको ये फॉर्मेट बता देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने यही फॉर्मेट पढ़ा हो, तो मैं पहले वो बता देता हूं एक बार। देखिए सर, नॉर्मली हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया रहता है, यानी अमाउंट रिसीव्ड इन द करंट ईयर मुझे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब मैं उसमें ऐड करूंगा एनी प्री रिसीव्ड इन द लास्ट ईयर। जरा सोच के देखते हैं प्री रिसीव्ड इन द लास्ट ईयर का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हर बार भाषा सेम रहेगा ये तो जरूरी नहीं है ना, भाषा तो बदल बदल के देंगे हमें। तो प्री रिसीव्ड यानी एडवांस में मिला, है ना? कब मिला सर? पिछले साल मिला सर। अब जरा सोचो, पिछले साल मेरे को कुछ तो भी पैसा एडवांस में मिला था। भाई अगर पिछले साल एडवांस में मिला मतलब इस साल का मिला ना। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो और आगे के साल का हो, लेकिन उसके लिए मुझे डिटेल देना पड़ेगा। नॉर्मली मैं क्या अज्यूम करूंगा, अगर पिछले साल मुझे एडवांस मिला मतलब इस साल के लिए मिला। तो अगर वो इस साल का है तो करंट ईयर के इनकम कैलकुलेशन में मुझे उसे ऐड करना होगा। ठीक है, ओके। फिर मैं माइनस करूंगा आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर, यानी पहले मैं पिछले साल की चीजें प्लस माइनस कर रहा हूं। सर जरा सोच के देखो, मैंने सबसे ऊपर क्या लिखा, अमाउंट रिसीव्ड इन द करंट ईयर, है ना? अब अगर पिछले साल कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया था, मिलना बाकी था, तो हो सकता है वो मेरे को अभी मिला हो। तो सर जो मुझे अभी मिला उसमें से मैं माइनस कर दूंगा व्हाट एवर वॉज आउटस्टैंडिंग इन द लास्ट ईयर।
अच्छा सर, इस पे ये भी पॉसिबल है कि वो लास्ट ईयर वाला अभी भी नहीं मिला? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके बारे में मुझे इन दैट केस डिटेल देना होगा। जब तक नहीं दिया तब तक मैं अज्यूम नहीं करूंगा। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा मैं यहां से माइनस कर दूंगा प्री रिसीव्ड यानी एडवांस जो मिला है इन द करंट ईयर, है ना। सर इस साल अगर मुझे एडवांस मिल रहा है तो जाहिर से बात है ये इस साल का नहीं है सर, ये तो अगले साल का है। एडवांस मिल रहा है ना अभी, तो ये अगले साल का है, तो मुझे यहां से माइनस कर देना होगा। और उसी तरह से आउटस्टैंडिंग ऑफ द करेंट ईयर, सर आउटस्टैंडिंग ऑफ द करेंट ईयर यानी ये इस साल का है सर, मिला नहीं है लेकिन है तो इस साल का, इसलिए इसे मुझे यहां पे अलग से ऐड करना होगा। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू रिलेट इट विद द एग्जांपल जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। ठीक है, ओके। अब आपको एक बात और समझना होगा, सो वॉट एवर इज रिसीव्ड इन द करंट ईयर, वेदर ऑफ द करंट ईयर, वेदर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, वेदर ऑफ द अर्लियर ईयर, वॉट एवर, तो सर वो वाला जो पोर्शन होता है ना वो जाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। ठीक है, अब ये जो प्री रिसिव्ड इन द लास्ट ईयर है ये लिखा जाता है ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, सर का है लाइबिलिटी साइड में, ई तो एडवांस है। अब यही होता है मगअप करने का डिसएडवांटेज। ठीक है, एडवांस देखा कि एसेट लगता है हमें, भाई साहब एडवांस एक्सपेंस है कि एडवांस इनकम है उसके मुताबिक सब बदल जाता है। एडवांस एक्सपेंस यानी प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, लेकिन एडवांस इनकम यानी प्री रिसीव्ड इनकम इज अ लाइबिलिटी। तो हर बार एडवांस वर्ड देख के ही एसेट होगा ऐसा अज्यूम मत कर लेना, है ना। देखो यही कि मैं कह रहा हूं, इतने देर से यही कह रहा हूं, इंस्टीट्यूट ऐसे ही चीज की तलाश में होता है कि कितने जन रट के आए हैं, कितना जन बिना समझे रट्टा मार के आए हैं, उनको ऐसे क्वेश्चंस में आराम से घूम जाएंगे वो लोग। ठीक है, तो इससे बचना है हमें, तो फिर हमें सिर्फ रटने की जगह समझना भी पड़ेगा, है ना। ओके, आउटस्टैंडिंग ऑफ द लास्ट ईयर, सर लास्ट ईयर का है यानी ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आना चाहिए, पिछले साल के बैलेंस शीट में होगा ना आउटस्टैंडिंग। अब जरा समझो, आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करने की जगह आप लोग सिर्फ एक वर्ड से उसे रिप्लेस कर दो, रिसीवेबल। सब्सक्रिप्शन इज माय इनकम, आउटस्टैंडिंग यानी रिसीवेबल। अब आपके दिमाग में क्लियरली आएगा, अगर रिसीवेबल है यानी कैन आई से इट इज एन एसेट, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाना चाहिए। ठीक है, ओके सर। अब इसी तरह से प्री रिसीव्ड इन द करंट ईयर, जरा सोच के देखिए, प्री रिसीव्ड एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, लेकिन एक करंट ईयर में मिला है सर, तो ये मेरे करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना चाहिए। ठीक है, और उसी तरह से आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर, सर करंट ईयर की बात कर रहा हूं यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, आउटस्टैंडिंग यानी रिसीवेबल। सो कुछ भी सब्सक्रिप्शन अगर अभी भी रिसीवेबल है इन द करंट ईयर तो ये मुझे क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सब ध्यान में रखते हुए जो फिर फाइनल बैलेंस बचेगा दैट विल बी द अमाउंट दैट विल गो टू योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, दिस इज द बेसिक फॉर्मेट जो हम लोग ज्यादातर याद करके जाते हैं। अब मैं इसे थोड़े अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब यहां पर फाइनली अगर मुझे चीजों को याद रखना है तो मेरा जो तरीका है वो है टी फॉर्मेट वाला, अकाउंट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम लोग प्लस माइनस के कंपैरिजन में डेबिट क्रेडिट पे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस में अक्सर अपन गलती करते हैं, स्पेशली अगर उल्टा कैलकुलेशन करना है तो। ठीक है, तो मैं यहां पे सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सिर्फ डेबिट क्रेडिट मेथड फॉलो करो, जिसमें आपको क्या करना है, चीजों को डेबिट और क्रेडिट पे क्या आता है वो याद रखना है, बस इतना मालूम होना चाहिए आपको, है ना। और ये मेरे ख्याल से रटने की चीज नहीं, क्योंकि वी आर एटलीस्ट इतना तो तय है सर कि डेबिट में क्या आएगा क्रेडिट पे क्या आएगा ये हम लोग सोच पाएंगे, है ना। तो अगर वो लिख लिया तो आपको कोई एक डेटा मिसिंग होगा, अब कैसा भी क्वेश्चन आए एक ही डेटा मिसिंग होगा, वो डेटा आपको इस मास्टर अकाउंट की मदद से इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ रामबाण इलाज। मैंने बहुत सारे तरीकों में रिसर्च किया हुआ है, इस तरह से किए तो क्या, उस तरह से किए तो क्या। देखो मैंने यहां से ऐसे ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हर चीज में एक ब्लॉक पाया है कि यार इससे यहां पे डिफिकल्टी आती है, यहां पे डिफिकल्टी आती है। तो मैंने सारे मेथड्स पे रिसर्च करने के बाद ये वो मेथड आया है घूम फिर के, जिसमें आपको बिना किसी टेंशन के क्वेश्चन में जितना घुमाना है घुमा लें, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज, यू विल गेट द आंसर। बस इसमें एक ही चीज मैं आप लोगों को कहूंगा कि नॉर्मली स्पीकिंग क्या होता है कि हम लोगों को कुछ चीजों की आदत पड़ जाती है, अब वो आदत से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूं, आप अपने आदत के साथ अपनी जिंदगी बिता दो, अगर उससे आप सही जवाब तक पहुंच रहे हो तो। लेकिन उस आदत से अगर सही जवाब पे मैं नहीं पहुंच रहा हूं, मेरे आंसर्स गलत आ रहे हैं सर, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है सर,
तो भाई उस आदत को मारो गोली, चेंज कर लो, न्यू मेथड में आ जाओ यार, टेंशन क्या है उसमें, है ना। चलो एनीवेज, तो मैं अपने तरीके से एक बार आपको बता देता हूं। सर मैंने बनाया मास्टर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इनफैक्ट दिस इज अ कॉमन वी कैन से अकाउंट फॉर ऑल द इनकम। कोई भी इनकम हो सबके लिए आप यही वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हो, यही वाला तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर सब्सक्रिप्शन इज माई इनकम, है ना। इनकम कैन बी रिसीवेबल, इनकम कैन बी प्री रिसीव्ड, दोनों हो सकते हैं सर, ठीक है। अब जरा समझो, मान के चलो कोई भी इनकम रिसीवेबल है, तो कैन आई से इट इज एन असेट, एन असेट कैरीज अ डेबिट बैलेंस। क्या कहा मैंने, समझा सर। अगर कोई भी इनकम रिसीवेबल है, इनकम मिलने वाला है, यानी दैट इज एन असेट, एन असेट ऑलवेज कैरीज अ डेबिट बैलेंस, ओके। तो ये याद रखना, अगर कोई भी लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, कोई भी ऐसा डेटा मुझे मिल रहा है, सो दैट इज द ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, जिसे मैं लिखूंगा यहां पे ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या लिख दिया, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, असेट है इसलिए डेबिट पे लिखा, है ना। और अगर ओपनिंग रिसीवेबल इधर लिखा, क्लोजिंग रिसीवेबल को इधर लिख दिया। कुछ समझे क्या किया, ठीक है, ओके। अब सब्सक्रिप्शन कोई एक बंदा थोड़ी ना होता है जिससे रिसीवेबल वगैरह हो, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं सर। किसी ने मेरे को अभी तक दिया नहीं है और किसी ने एडवांस में दे दी, ये भी हो सकता है। So it is definitely possible that there might be some pre-received subscription या advance subscription. Now advance income is a liability. ये बात को ध्यान में रखना सब लोग, ठीक है। तो सर अगर कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन है, that will appear on the credit side. Opening advance subscription will appear on the credit side. और अगर opening advance subscription credit में है, तो closing यहां आएगा on the debit side. Can I say so? Simple. चलो बहुत बढ़िया। नाउ ये तो मैंने लिख लिया। अब एक बेसिक नेचर कोई भी इनकम के बारे में सोच के देखो। इनकम अगर मुझे मिल रहा है, कोई भी इनकम सोचो, कोई भी एनी इनकम, इंटरेस्ट मिल रहा है, सोचो इंटरेस्ट अगर मिल रहा है, एंट्री क्या होगी सर, पैसे मिले सर, इंटरेस्ट का पैसे मिले, क्या एंट्री करते हो आप लोग, कैश बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट, ऐसे ही करते हो, है ना। अच्छा कोई भी देख लो ना यार, मान के चलो मेरे को कमीशन मिला, क्या एंट्री करते हो, कैश बैंक डेबिट टू कमीशन, ऐसे ही करते हो ना। तो ये सब्सक्रिप्शन मिला तो एंट्री क्या करोगे, कैश बैंक डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, यानी जो भी पैसा मिला वो आपको मास्टर सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट पे लिखना होगा। व्हाट इज दिस, दिस इज द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब यहां जो फाइनल बैलेंस बच रहा है, दिस इज द अमाउंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन that will be transferred to your income and expenditure. मैंने क्या कहा था आपको, हर नॉमिनल अकाउंट अल्टीमेटली ट्रांसफर होता है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, है ना। तो जितना इस साल का अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली यहां पर बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में नजर आएगा, एंड दिस इज द अमाउंट दैट विल बी ट्रांसफर टू योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये बात समझा सबको। 6 चीजें हैं सर, 6 चीजें कहां आते हैं, ये अगर मैं याद भी कर लूं तो भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन 6 चीजों में से आपको कोई एक ही डेटा होगा जो हिडन होगा, गेटिंग मी, एक डेटा हिडन होगा। अब वो हिडन डेटा आप ढूंढ के निकालना पड़ेगा आपको। अब अगर बाकी के 5 चीजें हम लोगों ने लिख लिए, तो हिडन डेटा ढूंढना कितना मुश्किल काम है, निकाल सकते हम लोग। दिस इज व्हाट इट इज। तो दिस इज द मास्टर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इससे हर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन का इलाज आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अब प्लीज अंडरस्टैंड, वो जो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, कोई भी ओपनिंग है तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा सर, है ना। रिसीवेबल मतलब असेट साइड, और एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, राइट। इसी तरह से क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, रिसीवेबल एडवांस, ऐसे केस में भी वो जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो अगर एडवांस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, अगर रिसीवेबल है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है। बाकी वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और सब्सक्रिप्शन अक्रूड, सर अक्रूड अमाउंट विल गो टू योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एंड रिसीव्ड अमाउंट विल गो टू योर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कौन से चीज को कहां लिखा, जहां भी लिखा वहां से ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर या रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, जो भी जरूरत है वहां पर भी मुझे इसे लिखना होगा। देखो बता, 2 बातें हैं। नंबर 1, मुझे मालूम होना चाहिए कि क्या है भाई, करना क्या है। नंबर 2, मुझे उसकी आदत डालनी है ना। तो सर सबसे पहला होता है सीखना,
क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं तो मैं करूंगा क्या? फिर क्वेश्चन देखो, हजारों क्वेश्चन देख लो, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को आ ही नहीं रहा, क्या फर्क पड़ता है ना? तो सबसे पहला है तो सीखना, है ना? तो सबसे पहले हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है? सीखते वक्त रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, आदत पड़नी चाहिए। आदत पड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, है ना? दिमाग हमारा ट्रेन होना चाहिए ना, दिमाग इतने जल्दी ट्रेन नहीं होता, आदत डालनी पड़ती है, उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है? तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस तरह से नहीं सोचा है तो अभी से सोचना शुरू करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो बराबर आएगा। ठीक है? ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है? यस। चलो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो मैं आपको मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन नंबर 7 की मदद से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? चलिए देखते हैं क्या कह दिया हुआ मुझे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है? मैंने क्या कहा था? 6 चीजें हैं, 6 में से 5 चीजें आपको हिडन होंगे। ठीक है? सॉरी 5 चीजें आपको दिए हुए रहेंगे और एक चीज हिडन होगा। ओके? तो आपको इसे कैसे ढूंढ के निकालना है? चलिए सर एक काम करता है, मैं सबसे पहले ये मास्टर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेता हूं। ठीक है? कैन आई से द ओपनिंग रिसीवेबल इधर आएगा, तो क्लोजिंग रिसीवेबल इधर आएगा। ओपनिंग प्री रिसीव्ड या एडवांस, ओपनिंग एडवांस इधर आएगा। सो सर क्लोजिंग एडवांस इधर आएगा। सर ओपनिंग बोले तो लास्ट ईयर वाला, क्लोजिंग बोले तो करंट ईयर वाला, अगले साल वाला नहीं, करंट ईयर का ही, मतलब अगले साल से रिलेटेड है वो। ठीक है? हाँ जी। अब ये सब तो लिख दिया, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वाला अमाउंट यहां आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला अमाउंट यहां आएगा। यानी यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पे आना चाहिए अक्रूड अमाउंट, और यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पे आना चाहिए रिसीव्ड अमाउंट। ठीक है? मास्टर सब्सक्रिप्शन अकाउंट को पहले बना के रख दिया, अब फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है? चलो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। सर सबसे पहले अ क्लब हैज 350 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1050। सर मुझे अक्रूड अमाउंट पता है सर, सोच के देखो, अगर 350 मेंबर है और हर एक से मैं 1050 ले रहा हूं, यानी साल भर में अक्रू कितना होने वाला है? मिल जाएगा? कैलकुलेट करो, 350 इंटू 1050, 3,67,500 साल भर में अक्रू होने वाला है। सर कहने से ये वाला अमाउंट मिल गया मुझे, 3,67,500, है ना? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला अमाउंट है। ओके, द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर showed a sum of 4,10,000 received as subscription। 4,10,000 क्या है? received। यहां लिख देता हूं मैं 4,10,000। ठीक है? ओके, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। क्या कह दिया है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। सर ये मेरा ईयर एंड है 31 मार्च 2022, तो 31 मार्च 2021 यानी पिछले साल, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग मतलब रिसीवेबल पिछले साल वाला। कैन आई से दिस इज द ओपनिंग रिसीवेबल? लिख देता हूं यहां पे 45,000। डन। और क्या दिया है सर? और मुझे दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2022। सर ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? देखो उसके नीचे क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021। कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है? सर 22 वाला क्लोजिंग है, 21 वाला ओपनिंग है। करेक्ट। तो 22 वाला अमाउंट मैं इधर लिख देता हूं, चलेगा? एडवांस वाला है वो, है ना? और 21 वाला अमाउंट इधर लिख देता हूं, चलेगा? एडवांस, है ना? अब सर एक ही चीज मिसिंग है, और शायद वही पूछा था, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। ढूंढ के निकालो, मिल जाएगा। क्या कहते हो भाई, इजी की हार्ड है? अब इसी तरह से कोई भी 5 चीज आपको दिए हुए रहेंगे और कोई भी एक चीज हिडन होगा, आपको वो हिडन डिटेल ढूंढ के निकालना है। सबको आया? क्या आ रहा है आंसर? सु आंसर 6, 34,500 पक्का? चलो मैच करके देखते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर, और जरा ध्यान से देखना, यही बनाया इन्होंने भी। ठीक है? यस। तो इससे आपका वो कंफ्यूजन का भी इलाज आ जाएगा कि सर ये चलेगा क्या सर एग्जामिनेशन में, क्योंकि हमको तो ऐसे बताया या हमने तो वैसा यूट्यूब में देखा। ठीक है, बिल्कुल चलेगा भाई, मॉड्यूल में दिया हुआ है। और मॉड्यूल में एक तरह का प्रेजेंटेशन नहीं है, मॉड्यूल में मल्टीपल प्रेजेंटेशन है।
तो दिस इज वर्किंग नोट सर, वर्किंग नोट में कैसे भी प्रेजेंटेशन से दो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है, ठीक है। यस सर, इवन इफ इट इज अ मेन आंसर इस तरह से बिल्कुल आप लिख सकते हो। ओके डन, आ गया सबको। तो ये था हमारा सबसे पहला वाला, दैट इज सब्सक्रिप्शन, है ना। अब इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहीं पे मैं कवर कर लेता हूं, कभी कभी हमें ना खर्चों से रिलेटेड भी इसी तरह से घुमाया जाता है, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूं कि सब लोग अभी भी इतने एनर्जेटिक हो कि हम लोग कंप्लीट कर ले, चलेगा ना, आगे बढ़ूं मैं, थक तो नहीं गए भाई सब लोग। एक अंदाज आ जाता है मुझे कि कितना पढ़ने के बाद और कितने टाइम के बाद सब लोगों में थकान फील होना शुरू होता है, तो इसलिए मैंने एक बार आपसे पूछ लिया। यस, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए आपको, है ना। हाँ, तो ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग। रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाले प्लीज याद रखना, मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूं और सीधा चालू कर दूंगा, ठीक है। तो रिकॉर्डेड अगर आप लोग देख रहे हो तो आप तो कभी भी ब्रेक ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बट लाइव स्टूडेंट्स के लिए मैं फिलहाल यहाँ पे इसे ब्रेक दे रहा हूँ 10 मिनट का, उसके बाद वापस से रिज्यूम करेंगे, ठीक है। लेकिन एनपीओ का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आज ही कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। यस सर, चलो। ओके, चलिए, लेट्स कंटिन्यू देन। हाँ जी, तो हम लोग अभी नेक्स्ट देख लेते हैं मास्टर एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे मास्टर इनकम देखा, अकाउंट देखा, वैसे ही मास्टर एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अब ये किस काम में आएगा, ये बेसिकली दो तरह से काम में आएंगे। एक तो हमें इसके ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे अभी सब्सक्रिप्शन बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिखाया, वैसे कोई एक एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन बना देंगे वो लोग, है ना। और दूसरा, ये एक वर्किंग नोट के फॉर्म में हमारे काम में आ सकता है, क्योंकि जो हमें क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसमें कोई ना कोई डेटा हिडन होता है, तो वो ढूंढना होता है ना। तो तब ये एक वर्किंग नोट के फॉर्म में हमें बहुत इजीली बता सकता है क्या है हिडन, ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोग अगर यहां पर देखें तो यहां पे कैसा होगा, देखो, मास्टर एक्सपेंडिचर, खर्चा, एक्सपेंडिचर, है ना। अब जरा सोचो, एक्सपेंडिचर कैन बी प्रीपेड, एक्सपेंडिचर कैन बी आउटस्टैंडिंग, दोनों बातें हो सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, तो प्रीपेड अगर कुछ भी है, यहां लिख देता हूं डेबिट में, है ना। ओपनिंग प्रीपेड और क्लोजिंग प्रीपेड हेंस आ जाएगा ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा, अगर एक्सपेंसेस पेबल है, आउटस्टैंडिंग पेबल, तो ओपनिंग इट इज अ लाइबिलिटी, है ना, तो लाइबिलिटी कैन कैसे क्रेडिट में आना चाहिए, ओपनिंग पेबल। और अगर ओपनिंग पेबल वहां लिखा तो क्लोजिंग पेबल इधर आना चाहिए ऑन द डेबिट साइड, करेक्ट। यस सर। अब कोई भी एक्सपेंस पेमेंट की एंट्री बताओ, कोई भी एक्सपेंस, सैलरी, रेंट वगैरह, कोई भी, क्या करते हो, एंट्री क्या करते हो, पैसे देते हो तो क्या एंट्री करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कोई भी एक्सपेंस डेबिट टू कैश, तो ये भी वही हो रहा है ना। एक्सपेंडिचर को डेबिट करोगे टू कैश, और क्रेडिट साइड में क्या आना चाहिए, हेंस द अमाउंट दैट इज अक्रूड, जो जाना चाहिए आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में, हेंस यहां पे क्रेडिट में, है ना। तो देखिए सर, यहां पे डेबिट में क्या आया, डेबिट में आया द एक्सपेंस पेड, और क्रेडिट में क्या आया, द एक्सपेंस दैट इज अक्रूड विच शुड गो टू योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। बात समझे क्या हुआ, है ना। अब ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट कोई भी ओपनिंग बैलेंस शीट पे जाएगा, तो ओपनिंग प्रीपेड ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एंड ओपनिंग पेबल ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। सिमिलरली क्लोजिंग प्रीपेड क्लोजिंग पेबल कहां जाएगा सर, क्लोजिंग बैलेंस शीट पे जाएगा, है ना। सर प्रीपेड है तो आएगा एसेट साइड में, पेबल है तो लाइबिलिटी साइड में। उसी तरह से एक्सपेंस अक्रूड और एक्सपेंस रिसीव्ड, सॉरी पेड, एक्सपेंस पेड जाना चाहिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में, एक्सपेंस अक्रूड जाना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, है ना। अब हमें क्या किया रहेगा, हमें इनमें से कोई एक पर्टिकुलर आइटम हिडन होगा, बाकी सब डिटेल दिए हुए रहेंगे और हमें उस हिडन डिटेल को ढूंढना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। कहने से मास्टर इनकम एंड अकाउंट मास्टर एक्सपेंडिचर का बिल्कुल उल्टा है, या मास्टर एक्सपेंडिचर मास्टर इनकम का बिल्कुल उल्टा है ना। तो दिस इज समथिंग दैट इज द मास्टर अकाउंट्स, ये दो मास्टर अकाउंट्स है। मास्टर अकाउंट्स का मतलब ही क्या होता है कि सर ये ओवरऑल सॉल्यूशन है आपको, है ना। तो ये दो अकाउंट अगर आप लोगों ने ध्यान में रख लिया ना, एनपीओ तो आधा किला फतेह, गेटिंग मी। तो सिर्फ मास्टर इनकम और मास्टर एक्सपेंडिचर के अकाउंट से
इन दो अकाउंट की मदद से अगर मैं कह रहा हूं कि 50% एनपीओ का प्रॉब्लम सॉल्व, तो भाई इसको दे दो ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंस, फायदा ही होगा, है ना। चलो डन, ये हो गया सर। अब आगे आते हैं। अब इसके आगे अगर मैं कुछ और अगर एडजस्टमेंट्स की बात करूं तो वन ऑफ द वेरी कॉमन अगेन एडजस्टमेंट इज डोनेशन। अब डोनेशन की बात अगर करें तो हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन में एक बार देखना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है सर। डोनेशन कैन बी अ जनरल डोनेशन, मतलब सर हम मंदिर चला रहे हैं सर, यहां पे तो लोग डोनेशन देते ही है, या तो फिर कोई भी ऐसे ही एक हमारा संस्था है वहां पे हमें डोनेशन तो मिलता ही है सर, सब दान पेटी में पैसे डाल के जाते हैं सर, दिस इज जनरल डोनेशन। ठीक है, यहां जो भी पैसा आ रहा है ये पैसा हमारे जनरल पर्पस के लिए ही यूटिलाइज होने वाला है। ठीक है, बट द डोनेशन कैन ऑल्सो बी अ स्पेसिफिक डोनेशन, यानी किसी खास पर्पस के लिए डोनेशन मिला है। यानी अरे वो आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने वाले हो ना, उसके लिए डोनेशन दिया, या अरे आप बिल्डिंग बनवाने वाले हो ना नया वाला, उसके लिए डोनेशन दिया, दिस इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मुझे इसे अलग अलग तरह के दिखाना होगा। जैसे अगर जनरल डोनेशन है, बिंदास उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दो इनकम, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो डिपेंड करता है सर, स्पेसिफिक डोनेशन है तो क्या पर्पस है, उसके मुताबिक मुझे उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाना होगा। जैसे मान के चलिए टूर्नामेंट के लिए मुझे डोनेशन मिला है तो मैं उसके लिए नया अकाउंट बना लूंगा, टूर्नामेंट फंड अकाउंट। या बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे डोनेशन मिला है तो मैं उसके लिए अलग अकाउंट बना लूंगा, बिल्डिंग फंड। समझे बात को, ऐसा है। अच्छा सर अगर मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहा, सिर्फ बोला है कि डोनेशन है और कुछ भी नहीं बोला, तो मैं क्या अज्यूम करूं कि जनरल मानूं कि स्पेसिफिक मानूं। नाउ दिस इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में डेटा दिया ही नहीं रहता सफिशिएंट, तो मैं कैसे अज्यूम करूंगा, वेरी सिंपल, कुछ नहीं दिया रहा तो फिर हम लोग जनरल वाला ही अज्यूम करते हुए चलेंगे एंड वी विल क्रेडिट दैट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और वहीं पे अगर स्पेशल वाला रहा तो देखो मैं या तो उसे स्पेशल फंड के फॉर्म में रखूंगा, और अगर कोई ऐसा स्पेशल फंड रिक्वायर्ड नहीं है तो सीधा सीधा उसको कैपिटल फंड में ऐड कर दूंगा। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग ये अज्यूम करेंगे। समझे, ध्यान में रहेगा, यस सर। सो दिस इज अबाउट डोनेशन, ओके, ध्यान में रहेगा। स्पेसिफिक रहा तो या तो स्पेशल फंड क्रिएट कर लो या तो सीधा सीधा कैपिटल फंड में ऐड कर दो। ठीक है, दिस इज अबाउट डोनेशन, इजी। ठीक है, बड़े आगे नेक्स्ट। और एक नाम होता है एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस। ठीक है, एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस ये मोस्टली आता है इन द फॉर्म ऑफ क्लब्स। ठीक है, क्लब्स में मेंबर्स जो रहते हैं वो मेंबर्स को जब हम लोग एंट्री ले रहे हैं तो एंट्रेंस फीस या एडमिशन एज द केस में भी, है ना। सो सर यहां पर भी सेम रूल लग जाएगा। आपको सबसे पहले यह देखना है कि क्या ये एनुअल है कि ये वन टाइम है ना। एनुअल है तो वो रेवेन्यू नेचर का हुआ, और अगर वन टाइम है तो ये कैपिटल नेचर का हुआ। कैन आई से सो, है ना। तो सर यहां पर आपको वही देख लेना है कि या तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट हो जाएगा या तो ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन उसका नेचर। इसका नेचर मतलब अगर ये रेवेन्यू नेचर का है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, और अगर ये कैपिटल नेचर का है तो ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, अब मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो मैं क्या अज्यूम करूंगा सर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो उसे कैपिटल फंड में ऐड करना। दिस इज व्हाट मॉड्यूल स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट्स। नाउ दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल कि आप लोगों ने 11th-12th पे कुछ अलग पढ़ा हो, बिल्कुल पॉसिबल है। वहां पर कुछ और अजम्पशन बिल्कुल लिया जा सकता है, वहां पे वही लिखना ठीक है, लेकिन यहां पर मॉड्यूल जो कहता है वही हम फॉलो करेंगे। सो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप उसे कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद अगर मैं बात करूं अबाउट लाइफ मेंबरशिप फीस, भाई साहब लाइफ मेंबरशिप फीस नाम से ही क्या समझ में आ रहा है, क्या ये रेवेन्यू नेचर का हो सकता है, नहीं ना, तो इसे मैं सीधा सीधा ऐड कर दूंगा पूरा कैपिटल फंड। ठीक है, ओके सर। और वहीं पे अगर मैं बात करता हूं अबाउट लेगेसी, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लेगेसी सर, लेगेसी यानी एक लमसम पैसा मिला है वाया विल और एनीथिंग लाइक दैट। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग अपने विल का, जायदाद का कुछ हिस्सा सो एंड सो चैरिटेबल ट्रस्ट को या इधर उधर कुछ तो भी दान में दे देते हैं, है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं लेगेसी। अब नॉर्मली इस पे भी वही है भाई, ये नॉर्मली इतना बड़ा अमाउंट होता है कैपिटल नेचर का ही होता है, बट अगेन रेवेन्यू नेचर का रहा तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा, कैपिटल नेचर का रहा तो सीधा सीधा कैपिटल फंड में हम लोग ऐड कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन हाउ इट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। नॉर्मली स्पीकिंग लेगेसी दिया रहा तो उसके बारे में मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दो या इसे कैपिटल फंड में ऐड करो, ऐसा कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता है। और अगर कुछ ना दिया हो तो हम लोग उसे कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल ऐड इट टू कैपिटल फंड। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये बात। चलो
ये हुआ। अब इसी तरह से अच्छा एक और नाम के बारे में बता दूं, ऑनरेरियम। ठीक है, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम में क्या होता है जरा समझो, व्हाट इज ऑनरेरियम? ऑनरेरियम इज अ पेमेंट मेड इन ऑनर ऑफ समवन। ठीक है, यानी हम लोगों ने किसी गेस्ट को बुलाया या किसी सेलिब्रिटी को बुलाया, है ना, हमारा कुछ ऐसा ही मस्त सा एक एनुअल फंक्शन हो रहा है, उसमें हम लोगों ने किसी खास व्यक्ति को इनवाइट किया, तो वो खास व्यक्ति जो आए हैं वो वैसे तो हमारे पर्पस को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास आए हैं, एंड ही इज नॉट डिमांडिंग एनीथिंग। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं भाई, हम लोग थोड़े से पैसे आपको दे देते हैं आपके सम्मान में, तो उसे कहा जाता है ऑनरेरियम। ठीक है, तो ऑनरेरियम एग्जैक्टली सैलरी की तरह ही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही दिखाना है एज एन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओके। नाउ जैसा कि मैंने आपको कहा, क्वेश्चन दो तरह के हो सकते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर या इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि क्वेश्चन तो बनाएंगे ही हमें घुमाने के लिए, है ना। अब बिना घूमे हमें सॉल्यूशन तक पहुंचना है कैसे? तो देखो यहां पर ज्यादातर सबसे कॉमन जो हमें घुमाया जाता है वो एक्सपेंसेस और इनकम को लेके ही घुमाया जाता है, यानी आरएनपी दिया है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले अमाउंट पे पहुंचना है। तो ये कैसे देखेंगे अपन? देखो इसको ही मैं कहता हूं आरएनपी टू आईएनई। मुझे दिया है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, मुझे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब यहां पर अगर इनकम के किसी भी आइटम को लेके मुझे कंफ्यूज किया जा रहा है, जो कि ज्यादातर सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में होता है, लेकिन अदरवाइज भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो देखिए सर, मास्टर इनकम अकाउंट सबको याद है, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसमें ये सारी चीजें यहां पे होते हैं, कैन आई से सो, है ना। अब ये सब चीजों को देखते हुए अगर मुझे बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला अमाउंट, मुझे कैलकुलेट करके ढूंढ के निकालना है, तो जरा समझिए सर, अगर मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला अमाउंट ढूंढ के निकालना है ना, यानी आपको वो जो अक्रूड वाला जो अमाउंट है ना वो हिडन होगा, समझे। अब आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दिया है और आपको एडजस्टमेंट में ये बाकी डिटेल्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, और उनको रेस्पेक्टिव जगह पे लिख लो। अब जरा सोच के देखो, अगर मान के चलो मैंने आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वाला अमाउंट बना के रखा है, तो यहां पे कैलकुलेशन में अभी आप लोग सब मुझे बताते हुए चलिए। देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वाला अमाउंट आपको दिया हुआ है, यानी अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन टू यू। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में ढूंढ के इसमें क्या प्लस माइनस करोगे जिससे कि यू विल रीच आउट टू द अक्रूड अमाउंट? बताइए, ये रिसीव्ड अमाउंट अगर मैंने आपको दे दिया, ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आपको मिल गया, तो इसमें क्या क्या ऐड करोगे और क्या क्या माइनस करोगे? बताइए मुझे, सबसे पहले बताइए क्या ऐड करूं मैं, क्या ऐड करूं? आप उस अकाउंट को देखो, वहां से आपको क्लिक होना चाहिए। आपको क्या दिया हुआ है? कहने से आपको ये वाला अमाउंट दिया हुआ है, ये वाला अमाउंट आपको दिया हुआ है ना। आपको इस अमाउंट पे पहुंचना है, इस अमाउंट पे आपको पहुंचना है। तो इस अमाउंट में क्या ऐड करोगे, क्या माइनस करोगे? कहने से इसको ऐड करोगे, राइट, कहने से इसको भी ऐड करोगे, कहने से इसको माइनस करोगे, कहने से इसको भी माइनस करोगे, करेक्ट, ऐसा ही है ना। तो आपको वो मिलना चाहिए, यानी क्या होगा सर, देखिए जरा यहां पे आई विल ऐड द ओपनिंग एडवांस, आई विल ऐड द क्लोजिंग रिसीवेबल, आई विल डिडक्ट द ओपनिंग रिसीवेबल, आई विल डिडक्ट द क्लोजिंग एडवांस, दैट्स इट। इससे मुझे मिल जाएगा व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कुछ समझे क्या किया? ठीक है, द बैलेंस विल बी द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसी तरह से जरा सोच के देखिए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही जा रहे हैं, लेकिन इनकम की जगह एक्सपेंसेस में घुमाया गया है। तो देखिए जरा क्या हो रहा है सर, इस बार मैंने मास्टर एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया जिसमें ये सारी चीजें आ रहे हैं, है ना। अब देखिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स यानी अमाउंट पेड आपको दिया हुआ है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी अमाउंट अक्रूड इज मिसिंग, है ना। अब वो ढूंढ के निकालना है, कैसे ढूंढूं सर? तो देखिए आपको पेड अमाउंट दिया हुआ है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वाला अमाउंट दिया हुआ है, वो लिख लिया मैंने पहले। अब उसमें कुछ चीजें प्लस करने होंगे, माइनस करने होंगे, क्या प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे ये आपको क्वेश्चन में सब दिए हुए रहेंगे, आपको बस ढूंढना होगा कौन सा रिस्पेक्टिव डिटेल कहां पर है। ठीक है, अब मैं क्या प्लस माइनस करूंगा यहां पे सर? कहना है से कि मैं ऐड करूंगा ओपनिंग एडवांस, है ना, मैं ऐड करूंगा क्लोजिंग पेबल, करेक्ट, मैं माइनस करूंगा ओपनिंग पेबल और मैं माइनस करूंगा क्लोजिंग एडवांस। इससे मुझे मिल जाना चाहिए द अमाउंट दैट इज अक्रूइंग ड्यूरिंग द ईयर व्हिच शुड गो टू योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने यहां पे दोनों प्रेजेंटेशन दे दी है, अगर आप प्लस माइनस में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप इस तरह से सोच सकते हो, है ना। ऑल्टरनेटिवली आपको प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं है, आप वर्किंग नोट में सीधा ये मास्टर एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, वो बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, चलेगा। कुछ समझे क्या किया हम लोगों ने? ठीक है, अब उल्टा आते हैं सर,
अब उल्टा आते तो जनरली स्पीकिंग हमें प्लस की माइनस, माइनस की प्लस, ये सब उल्टा सोचना होता है। मेरा सोचना ये है कि आप लोग सिर्फ ये अकाउंट बनाओगे तो इसमें ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। देखो सर, अब मैं क्या कह रहा हूं, हेडिंग देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बना रहा हूं। तो सर मान के चलो इनकम को लेके मुझे घुमाया गया है, तो ये मेरा मास्टर इनकम है। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना, इस बार मुझे अमाउंट अक्रूड दिया हुआ रहेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है मतलब अमाउंट अक्रूड दिया है, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बनाना है, यानी अमाउंट ऑफ रिसिप्ट इज हिडन, यानी ये वाला डिटेल इज हिडन, मिसिंग, है ना। अब उसको ढूंढ के निकालना है। क्या करना होगा जरा सोचिए, अगर आपने मास्टर इनकम अकाउंट बना लिया तो कहने से बाकी सब डिटेल्स को सिर्फ अपनी अपनी जगह पर लिखो एंड बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान है। बट एनीवेज, अगर आपको प्लस माइनस लैंग्वेज की आदत है और उसमें कंफ्यूजन होता है तो सर ये इसकी मदद से आप सोच सकते हो। जरा देखिए, आपको अमाउंट अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, उसमें क्या प्लस करोगे क्या माइनस करोगे। देखो कहने से ओपनिंग रिसीवेबल शुड बी एडेड, राइट। उसके अलावा क्लोजिंग एडवांस शुड बी एडेड, करेक्ट। उसके अलावा ओपनिंग एडवांस एंड क्लोजिंग रिसीवेबल ये दोनों माइनस करने चाहिए, करेक्ट। तो इससे मुझे बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में मिल जाएगा द अमाउंट दैट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कुछ समझे बात को? इस तरह से मुझे सोचते हुए आगे बढ़ना है, ओके। चलो अब इसी तरह से अगर मान के चलो मुझे एक्सपेंडिचर को लेके घुमाया गया है, ठीक है। अगर एक्सपेंडिचर में घुमाया गया है, मास्टर एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो, यहां पर सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे लिखे हम लोगों ने, ठीक है। अब क्या मिसिंग है सर, इस बार अमाउंट पेड मिसिंग है, ठीक है। सॉरी यहां पे गलत वाला ये हो गया, अमाउंट पेड मिसिंग है, तो आप निकाल लोगे इसकी मदद से। यहां पे गलत वाला वो हाईलाइट हुआ, लेकिन आप लोग उसको ठीक कर लोगे भी। समझे बात को, क्या करना होगा? दैट्स इट, इतना आसान है सर ये, ठीक है। यस सर, चलो ये हुआ। अब फाइनली इफ आई कम टू द वन लास्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यही है हमारे पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर या इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। बस ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने। क्या एडजस्टमेंट करना है ये हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया, राइट। अब बस उसको उस तरह से मुझे एग्जीक्यूट करना है क्वेश्चंस में, दैट्स इट, नथिंग एल्स। लेकिन हाँ, एक और एडजस्टमेंट है जिसको मैं यहां पे कवर अप करना जरूर चाहूंगा, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट? देखो ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आ सकता है और वर्किंग नोट के फॉर्म में भी आ सकता है ये, ठीक है। देखो व्हाट इज दैट, कई बार हमें क्वेश्चन में कैसा दिया रहता है कि किसी एक पर्टिकुलर आइटम का स्टॉक दिया रहता है और उस आइटम से रिलेटेड कितना अमाउंट पेबल है वो भी दिया रहता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिंपल समझने की कोशिश करो। सर मैं कुछ सामान खरीद रहा हूं बल्क में, है ना, और मेरा एक दुकानदार है, उससे मैं खरीदते रहता हूं, खाता चलता है सर हमारा, वहां पे बहुत बार खरीदते रहता हूं मैं, है ना। अब जरा सोचो, मैं अगर खाता चल रहा है कह रहा हूं, यानी उससे मैं परचेज कर रहा हूं, उसको पैसे पेबल है, यानी कहने से ही इज माय क्रेडिटर, है ना, ओके। अब मैंने जो भी गुड्स खरीदते रह रहा हूं सर, तो मेरे पास उसका स्टॉक मेंटेन हो रहा है ना। तो जरा समझने की कोशिश कीजिए, आपको कभी कभी क्वेश्चन में इस स्टॉक का डिटेल एज वेल एज उस क्रेडिटर का डिटेल, ये दोनों डिटेल दिए हुए रहते हैं, ठीक है। अब समझो आराम से, स्टॉक इज एन एसेट, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। तो स्टॉक का कहने से ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, सीधी सी बात है ना, ओके सर। ओपनिंग बैलेंस यानी ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी जाना चाहिए, क्लियर? यस सर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड में आएगा सर, है ना। तो सर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट पे जाना चाहिए, एसेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक, है ना। यस। अब सर कहना ऐसे कि मैं क्रेडिटर्स अगर कुछ भी खरीदता हूं तो मैं उधार में खरीदता हूं, तो उसका एंट्री में क्या करूंगा? इन दैट केस परचेज को डेबिट नहीं करूंगा, इस बार मैं स्टॉक को डेबिट करूंगा और क्रेडिटर्स को क्रेडिट करूंगा, ठीक है सर। ये जो मैंने परचेज किया है ये ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है ना, दिस इज द परचेज ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज नॉट द अमाउंट दैट शुड गो टू योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्योंकि अगर इन्वेंट्री मेंटेन्ड है तो सर जरूरी नहीं कि जो मैंने खरीदा वो मैंने कंज्यूम भी किया। समझो इस बात को, जब हम चीजें बल्क में खरीदते हैं ना, so it is not a purchase amount that should go to your income and expenditure, it is the amount that you have consumed that should go to your income and expenditure account, ठीक है। आप घर पे बताओ, एक बात सोच के देखो, आपने घर पे मान के चलो महीने भर का राइस खरीद के रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आज का आपका एक्सपेंडिचर जानना चाहता हूं कि आज आपका कितना खर्चा हुआ है, तो आप लोग क्या मुझे पूरा महीने भर का राइस का कॉस्ट बताओगे कि आज के दिन में जितना कंज्यूम हुआ उतने का ही राइस का कॉस्ट बताओगे? जितना कंज्यूम हुआ उतना ही बताओगे ना। तो उसी तरह से अगर मैंने बल्क में स्टॉक खरीद के रखा है तो सर इस साल में कितना स्टॉक कंज्यूम हुआ वही मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए।
सो ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि पूरा का पूरा परचेजेस मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। तो मुझे यहां से ये बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में मिलेगा, व्हाट इज द इनकम व्हाट इज द एक्सपेंस दैट इज अक्रूड, यानी व्हाट इज द स्टॉक दैट इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, एंड दिस शुड गो टू योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, ये भी याद रखना है कि कई बार हमें इन्वेंट्री के साथ साथ ये क्रेडिटर्स फॉर परचेज ऐसा भी नाम दिया हुआ रहता है, जिसका ओपनिंग बैलेंस सीधी सी बात है ऑन द क्रेडिट साइड आएगा, एंड हेंस ये जाना चाहिए आपके ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और इसी तरह से क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आएगा ऑन द डेबिट साइड, ये जाना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, राइट। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, सर क्रेडिटर से अगर मैं कुछ भी परचेज कर रहा हूं, है ना, तो वो परचेज किए हुए डिटेल्स को यहां लिखा जाएगा, और उसके अलावा जो मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहा हूं वो यहां पे डेबिट में आएगा। कैन आई से सो? तो देखिए क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में कैश पेड, कैन आई से ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में दिखाई देगा मुझे, राइट। और उसी तरह से ये जो परचेजेस है, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, जरा देखना वो परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर ऊपर भी लिखा हुआ है, दिस इज समथिंग दैट इज अ कॉमन डिटेल, समझ रहे हो, ये दोनों कॉमन डिटेल है, तो ये वहां पर भी आएगा स्टॉक के डेबिट में और क्रेडिटर्स के क्रेडिट पे। एंट्री क्या है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो ये दोनों जगह आएगा कॉमन, है ना। सो समझिए इस बात को, ये जो कैश पेड है आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में नजर आएगा, और ये जो परचेसेस है ये आपको यहां क्रेडिट करना होगा इन योर क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, सो क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में हमें अक्सर एक्सपेंसेस अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, ये डेटा आपको हिडन होता है, वो आपको दिया नहीं रहता। ठीक है, देखो ये वाला जो डिटेल है, ये देखो ये वाला जो डिटेल है ये आपको हिडन होगा, मान के चलो ये आपको नहीं दिया है, अज्यूम करो कि आपको नहीं दिया है। ठीक है, ओके। अब आपको क्या होगा, ये परचेजेस वाला डिटेल भी नहीं दिया रहेगा, अब वो नहीं दिया है मतलब ये भी नहीं दिया है। ठीक है, व्हाट विल बी गिवन टू यू इज द ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों दिए रहेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस, क्लोजिंग क्रेडिटर्स का बैलेंस, ये दोनों दिए रहेंगे, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का ये वाला बैलेंस भी आपको दिया रहेगा। सो हाउ यू विल प्रोसीड, समझो बात को, दोनों जगह चार चार आइटम है, लेकिन स्टॉक अकाउंट की बात करें तो दो चीजें मिसिंग है, और क्रेडिटर्स अकाउंट की बात करें तो एक ही चीज मिसिंग है ना। तो आप लोग क्या करना, पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिख लो, कैश पेड लिख लो, उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में आपको मिलेगा, व्हाट इज दैट, दैट इज द परचेजेस, एंड द सेम परचेजेस शुड कम हियर आल्सो, करेक्ट। तो यहां पर आपको वो परचेजेस मिल गया, अगर वो परचेजेस मिल गया तो वहां का तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो मुझे वैसे भी पता है, सो नाउ यू विल गेट दिस एज द बैलेंसिंग फिगर व्हिच शुड गो टू योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एक बहुत ही कॉमन सा एडजस्टमेंट है जो अक्सर रिपीट होता रहता है एनपीओ के क्वेश्चंस में। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है, अगर इसको संभाल लिया और वो मास्टर एक्सपेंडिचर और मास्टर इनकम अकाउंट बना लिया तो किला फतेह भाई, हो गया, और कुछ बचा ही नहीं है फिर एनपीओ में। तो क्या समझे? So that is basically whole of NPO adjustments, है ना, पूरे NPO में इतने ही सारे एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, बस अब क्वेश्चंस बचे, RNP to INE, INE to RNP, सब्सक्रिप्शन एंड ऑल। ठीक है, सो आज का मेरा टारगेट था कि मैं आप लोगों को NPO पूरा का पूरा कवर अप करवा दूं कि NPO में एग्जैक्टली होता क्या क्या है। ठीक है, और आई थिंक वी हैव accomplished our mission, है ना, मिशन अकम्प्लिश्ड, राइट। हाँ जी, तो अब हमें नेक्स्ट जो आगे बढ़ना है वो बढ़ना है टू द क्वेश्चंस, टॉप 5 क्वेश्चंस में हम लोग जाएंगे, लेकिन वो टॉप 5 सेशंस में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो विद दैट आई विल स्टॉप फॉर द डे। आई होप कि हम लोग थोड़ा आज लंबा बैठे, लेकिन हो गया, है ना, मेन हमारा जो टारगेट था वो हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। चलो, तो अच्छे से आप लोग इसको रिवाइज करना एक बार घर जाके। ठीक है, ओके, एंड उसके अलावा वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चंस लेटर। ओके, चलो, सो दैट्स इट, एंडिंग इट हियर देन, सी यू ऑल टुमारो। ओके, बाय बाय एवरीवन।